हैं, मतलब कोई तरक्की नहीं हो रही है। अगर तरक्की का पैमाना आपको मापना है, हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, तो उसका एक ही पैमाना है। अगर चीज़ें आसानी से हो रही हैं तो इसका मतलब हम गलत रास्ते पर हो सकते हैं। एक बार चेक कर लो। अगर चीज़ें करने में दिक्कतें आ रही हैं, मुश्किलात आ रही है, तो चांसेस है कि हम सही रास्ते पर हैं। क्योंकि सही रास्ते का मतलब है जब हम चलना शुरू करते हैं, बेस्ट चप्पल कौन सी होगी, घिसी हुई या जिसके नीचे से पाए ना घिसे हों, सोल ना घिसा हो। घिसी हुई अच्छी होएगी ताकि पैर फिसल जाए ना। जो टायर है घिसा हुआ बढ़िया है कि इसकी गुड्डी ज़्यादा है, वो ज़्यादा बढ़िया है। गुड्डी ज़्यादा का मतलब घर्षण ज़्यादा, पकड़ ज़्यादा। सड़क स्मूथ होगी तो फिसलन ज़्यादा होगी। फिसलन का मतलब आसानी से जा रहे हैं। आसानी से जाने का मतलब जिधर हम जाना चाहते हैं वहाँ नहीं, जिधर गति बनी हुई है उधर, जिधर की गति है। मान लो ढलान है और आप खड़े हो गए और अपने आप चल रहे हैं, तो मतलब नीचे जा रहे हो। ढलान में अपने आप ऊपर कभी नहीं जाओगे। ऊपर जाने के लिए घर नीचे फर्श भी खुरदरा होना चाहिए, आपकी चप्पल भी खुरदरी होनी चाहिए। जितनी खुरदरी होगी उतनी पकड़ होगी, इतना आसान ऊपर चढ़ना होगा। यानी घर्षण ज्यादा होगा। घर्षण ज्यादा का मतलब जोर ज्यादा लगेगा। जितना जोर ज्यादा लग रहा है उतनी पकड़ अच्छी हो रही है, और चांसेस है कि हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमें जाना है। हमें जाना है, याद रखिएगा। गाड़ी चल रही है, आपको टर्न करना है, टायर घिसे हुए हैं, रोड चिकना है तो सीधी घुसेगी तो आपने घुमा दिया फिर भी सीधी जाएगी। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट स्पीड, अप्रोप्रिएट टर्न, अप्रोप्रिएट जो साधन है वो होगा तो आसान होगा हमारा जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में जाना। इसलिए दिशा हमने तय करनी है, वो हमने तय कर रहे हैं कि हमको क्या करना है। चलते समय दिक्कतें आ रही हैं, मतलब मान लीजिएगा आपके चांस हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। फिर भी धीरे 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 जब आप काम करेंगे तो समय के साथ आपको दिक्कतें किस टाइप की आ रही हैं। यदि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद, अंदर से जलन से भरे हुए, गुस्से से भरे हुए, तो सही रास्ते पर हो। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आरोप लगाने वाला व्यक्ति आपको आरोप लगा रहा है आपसे ज्यादा, जिस पे आरोप लग रहा है उससे ज्यादा कोई नहीं जानता उसकी सच्चाई क्या है। यदि वो आरोप झूठा है तो सही चल रहे हो, यदि वो आरोप सच्चा है तो आपको बदलना पड़ेगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ये आरोप का मतलब है कि सचमुच यार ऐसा ही है, अगर मैंने ये किया है तो ये गलत किया है, अब मैं इसको आगे से सुधार लूंगा। गलती तो होगी ना, जो आदमी काम करेगा उससे गलती होगी। गलती से नहीं डरना, बिल्कुल भी गलत करने से बिल्कुल नहीं डरना है। पहले डरना है तो ना करने से डरना है। ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। कुछ करोगे तो काम नहीं करना आएगा तो गलती हो जाएगी। गलती हो जाएगी तो पता लगता ही सुधार के चांसेस ज्यादा है। मान लो गलती को, क्या दिक्कत है, गलती हो गई, मान लिया, अगली बार सुधार लिया, फिर थोड़ी गलती हो गई, फिर सुधार लिया। ऐसे सुधार करते करते सुधार आता जाएगा। जहां जाना चाहते हैं या जहां कुदरत हमको लेके जाना चाहती है या जो हमारे लिए सही है वो अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपको जोर नहीं लगाना है। मंजिल पर नजर खाली होनी चाहिए, मंजिल पर पहुंचने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। मंजिल की तरफ चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही स्पीड कम हो। जिधर हम जाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उधर जाना जरूरी है। और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वहां तक पहुंचने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि पब्लिक डोमेन में उसने मना किया खुद ही नाम लेने से। मेरा एक क्लाइंट था, उसने अपने बच्चे की काउंसलिंग करवानी थी। उसने मेरे लिए प्राइवेट जेट भेजा अपना। मतलब मैंने कहा काउंसलिंग तो मैं नहीं करूंगा, फिर बोला मिलने के लिए तो आ सकते हो।
मिलने के लिए उसने मेरे लिए प्राइवेट जेट भेजा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे ऊपर, और मैं मिल के फिर वापस आया। तो फिर वो काउंसलिंग करवाने के लिए चंडीगढ़ आया। मैंने बोला मैं काउंसलिंग वहाँ नहीं करूँगा, काउंसलिंग वहीं होगी चंडीगढ़ में ही। मैं बाहर, उससे बाहर मैं अपना काम नहीं करता हूँ, काम अपना मेरे ऑफिस में ही होगा। क्योंकि एज अ पेरेंट तुम अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हो, तुम अगर अपने आप को करोड़पति, अरबपति, 1000 करोड़ का, बस 20,000 करोड़ के मालिक हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज अ पेरेंट अगर तुम अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हो तो बाप बनकर वहाँ आओ, अपना बिजनेस वहीं छोड़ के आओ, वो नहीं चलेगा यहाँ पर। क्योंकि एज अ पेरेंट बच्चे को क्या मतलब आप कितने बड़े पद पर बैठे हो, कितने पैसे वाले हो। तो वो जब आया, उसने देखा हम कितना नोबल कॉज कर रहे हैं, कितना शानदार काम कर रहे हैं। देन ही सेड कि आपको मैं एक ऑफर करना है, बताइए। उसने मुझसे पूछा कि जो आप ये कर रहे हो, इसको आपने बिजनेस क्यों नहीं बनाया। मैंने कहा मेरी पूरे इंडिया में 65 ब्रांचेस थी, लोग काम करते थे, 65 ब्रांचेस हों और एक ब्रांच रोज का खाली 1000 रुपया भी मुझे देती हो, 20% मेरा रॉयल्टी था। यानी एक काउंसलिंग 20,000 रुपया अगर वो लेते हैं तो 4,000 रुपया मेरा, वो 10,000 ले रहे हैं तो 2,000 मेरा। मैं कह रहा हूँ मिनिमम अगर हम वो 15 दिन काम करते हैं तो 1,000 भी डेली देते हैं तो 65,000 रुपया डेली का काम था अपना, है कि नहीं, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना है, अपनी की हुई काम का खाली खाना है, बैठ करके सेमिनार्स करने हैं और खाना है। और उधर से सेंटर अपना चल ही रहा था। तो मैंने कहा मैं ये सेंटर बंद करके चलाऊं, जो मैं कर रहा था। लोग मजबूरी में करते हैं कि आपको सरकारी नहीं मिली तो प्राइवेट करेंगे या अपना बिजनेस खोलेंगे या सेंटर खोलेंगे। मैं सरकारी नौकरी पर था, वो छोड़कर मैंने रिसर्च के लिए ये प्रोग्राम किया कि देखते हैं क्लासरूम कंडीशन में कर सकते हैं कि नहीं। और वहां जब हम सक्सेसफुल हो गए, हमारी 2 साल की वेटिंग थी, वो छोड़ करके हम लोग समाज के अंदर गए कि समाज में जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, पॉसिबल नहीं है अदरवाइज। स्टेक होल्डर कोई पता नहीं है कि सत्यानाश हुआ पड़ा है, बच्चे के माँ बाप को ही नहीं पता है, तो उस तक जाना पड़ेगा। देन ही सेड कि फिर ये सब छोड़कर कर क्यों रहे हो। मैंने कहा मैं एक ऐसा शिष्य कुल, एक ऐसा विद्या का मंदिर खड़ा करना चाहता हूं जिसका ये पर्पस है, जो समाज को ये दिखाए कि बिना किसी के ऊपर निर्भर हुए इतने सारे लोग अगर एक जगह रह सकते हैं, अलग अलग इलाके से आए हुए, अलग अलग जगह से, अलग अलग सामाजिक मतलब प्रतिष्ठा वाले लोग, मतलब सोशल स्टेटस जिनका अलग अलग है, वो लोग अगर एक साथ रह सकते हैं तो अगर पूरे भारत से लोग आकर एक जगह रह सकते हैं तो जहां पर हो वहां क्यों नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल हमने बेसिकली सेट करना है, और हर जगह से इसलिए जरूरी है ताकि हर जगह का आदमी वहां हर आदमी को जानता हो। रीजन क्या है कि जब मेरे किसी हरियाणा के बंदे को महाराष्ट्र आना हो तो महाराष्ट्र में उसके पास उसका भाईचारा पहले से मौजूद हो, उस विजन वाला, उस विषय उस पर सोचने वाला। देन ही सेड कि मेरे पास मेरा ट्रस्ट फंड है और 1100 एकड़ जमीन मैंने सोसाइटी के लिए रखी हुई है। 1100 एकड़ जमीन, 1,000 करोड़ रुपए का ट्रस्ट फंड। उसने मुझे ऐसे रजिस्टर पर साइन कर कर मेरी तरफ ऐसे घुमा दिया, ये मेरा सोसाइटी का रेजोल्यूशन है कि आप इसके होली सोली और इंचार्ज रहेंगे, आप इसको संभालिए। तो मैंने उनको बोला कि देखिए भाई, बात ये है कि आप एक बिजनेसमैन हैं और ये पैसा आपका बिजनेस से कमाया हुआ है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क मुझे इस बात से पड़ता है कि अगर संसाधन आपके हैं तो मेरी जो जवाबदेही है वो आपके प्रति हो जाएगी, है ना। अगर हम काम समाज के लिए करना चाहते हैं तो हम समाज के प्रति जवाबदेह होना चाहते हैं तो समाज से ही लेंगे, हम उसी का काम है, उसी को करेंगे, उससे मदद से, उसी की मदद से करेंगे। यदि अपने काम में समाज को इन्वॉल्व नहीं कर सकते तो हम एज ए फेलियर अपने आप को मान लेंगे, सीधी सी बात है। फालतू इफेंट बट करने की जरूरत नहीं है। यह नहीं है कि चलो अभी के लिए इससे इतना करोड़ रुपया लेके अपना काम चालू कर लेते हैं, अपन चालू भी नहीं करेंगे भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या फर्क पड़ रहा है ना भाई। हमको अगर कोई काम शुरुआत करने का माहौल नहीं बन रहा है, शुरू करने के लिए अगर हमको मतलब संसाधन नहीं मिल रहे हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं, हम नहीं करेंगे शुरू।
हमें 2 कदम चलने के लिए मिल रहे हैं, हम 2 कदम चलेंगे। 10 कदम के लिए मिल रहे हैं, 10 कदम चलेंगे। एक बार जितना हमसे बन पाएगा उतना करेंगे। नहीं बन पा रहा है तो हमारी क्या गलती है? काम मेरा है नहीं, उसका काम है, वो संभालेगा, मुझे क्या टेंशन है भाई? क्लियर है ना? मेरा काम तो है नहीं। मेरा काम तो क्या था, मेरा बच्चा घर में जो पैदा हुआ है उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी थी, वो लगभग अपन ने निपटा दी है। 19 साल का हो गया, ना बाहर का खाता है, ना टच वाला फोन है, ना 4 बजे उठता है, 8 घंटे दिन में मैंने मेहनत करता है, इंटरनेशनल प्लेयर है, 3000 किताबें पढ़ चुका है, ऊपर लिमिट का आध्यात्मिक आदमी है। ठीक है, हमको क्या टेंशन है भाई? जो आदमी 60 साल में जाके 70 साल में जाके चीज़ों को समझता है, वो अपने 19 साल की उम्र में समझ रहा है। कोई फर्क दुनिया से पड़ता नहीं है। ज़िंदगी में कोई पैसा कमाने का ऐसा कोई टारगेट अगले का नहीं है, और पैसा कमाना चलिए तो जितना मर्जी कमा सकते। 5 साल की उम्र में तो 10वीं क्लास को 5वीं क्लास में तो वो 10वीं को पढ़ाया करता था। जब वो 10 साल का था, 7 साल की उम्र में उसने 10th तक का सिलेबस ख़त्म कर लिया था, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। तो वो परमात्मा ने उसको दे दिया, उसकी मेहर हो गई अपने ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अपना अभी काम चलाने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है ना? बिना एक हाथ लगाए, मैंने आपको कल भी बताया था, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को हाथ लगाए बिना इतने परिवार, मतलब मैं कमा चुका हूँ कि रोज़ अगर निकलूँ बिना कोई काम किए और उनको बोलूँ कि आज भोजन तुम्हारे यहाँ होगा खाली, तो भी 450-500 साल में वापस पहला नंबर आएगा। इतने लोग कमा चुके हैं पूरे उसमें। और ये कैलकुलेशन मैंने 3-4 साल पहले की थी। ये आज आंकड़ा बहुत बड़ा है कि घर से निकलेंगे अगर और रोज़ एक जगह पे पड़ाव डालेंगे तो कन्फर्म है डेली का एक पड़ाव अगर एक आदमी के आसपास या उसके घर पे होगा, वापस नहीं लौट पाएंगे हम कभी भी। रास्ते में ही कहीं ना कहीं हो लेगा अपना इतिश्री। तो इसलिए कोई ऐसा फालतू का झंझट में पड़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मैं अपने बारे में भी खाली सोचता हूँ तो इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे तो क्लियर है और आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर अपना काम मानकर करोगे सारा दिन टेंशन में रहोगे। अगर उसका काम मानकर चलोगे तो टेंशन फ्री ईमानदारी से काम कर पाओगे। जितना बन सकता है केवल उतना करना है, टूटना नहीं है। परिवार के हिस्से का समाज को नहीं देना और समाज के हिस्से का परिवार में लेकर नहीं जाना। समाज के हिस्से का समाज में लगा जाओ और अपने परिवार के लिए जो कमाया है वो परिवार को दो। या मान लो पहले आपने कि इस जो कमाई हुई में से मुझे समाज के लिए इतना रखना है, जितना दे सकते हो बस कंफर्टेबली, मजे में, मस्ती में काम होगा। ये खिज में, गुस्से में, डर में ये काम नहीं होगा। ये जो हम चले हैं ना करने, जिस मिशन पे, जिस व्यवस्था परिवर्तन की अपन बात करते हैं, ये बिल्कुल मस्ती में होगा और ओपन माइंडेड होकर चलेगा। हमने जो सोच लिया है ऐसा ही सही है, ये मानने वाला आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। जहां से बढ़िया सीखने को मिल रहा है, जहां से वो चीज अपने को शांत कर रही है, हमको खुश रख रही है, हमारे को मिशन में मदद कर रही है, वो ले लो सिंपल, चुपचाप, फालतू टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना? तो इंपॉर्टेंट है हम एक चित्त होकर, शांत मन से, खुश रहकर इसको कर पाएं, ये सबसे पहले है। और जिम्मेदारी जिन लोगों ने ली थी अपनी कि जो हम 24 से लेकर 1 दिसंबर तक का जो कार्यक्रम है वो कहीं भी होगा, मतलब वर्धा में जहाँ भी होता है, अगर माई ताई अपने को परमिशन देती हैं तो यहाँ, नहीं देती हैं तो जहाँ परमात्मा चाहे, वी डोंट नो। तो वो जो साथी हैं सहयोग वाले जो यहाँ पहले से व्यवस्था करेंगे, वो उस जगह पर पहले से जाकर इतने लोगों के लिए किचन, लेटरिन, बाथरूम का अरेंजमेंट हम लोग करें। जो व्यवस्था करने वाला है उसके ऊपर हम कोई बर्डन नहीं डालने का अपना, ठीक है ना? उनको खाली डायरेक्शन देना है, करेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमने जिम्मेदारी लिया है तो उसको अपन करेंगे। काम बड़ा है, छोटा नहीं है। एक बार यहाँ से निकलकर जब हम उतरेंगे, आप देखिएगा, मतलब जो बात हम 4 साल से आपको बोलते आ रहे थे, जो लोगों में जो भाव हैं कि नहीं हो सकता, कोई नहीं सुनता, वो बदलना चालू होगा। क्योंकि फिर हमारी वेव पूरे इंडिया में एक साथ पैरेलल चल रही होगी, उस बात की वेव, है ना? और अगर मान लीजिए इतना व्यवस्था नहीं हो पाया
तो फिर 5-7 दिन, फिर 1 महीना परमानेंट रख लेंगे हम लोग, 7-7 दिन का 100 आदमियों का निकालेंगे बैच, अपने को क्या है ना। पहले 100 उनमें से छांट, जो 500 छांट लिए उनमें से 100 का कर लेंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉसिबिलिटी हो पाएगी, जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो जो जिस तरह का माहौल होगा, हमें अपनी माइक्रो प्लानिंग में उसको बदलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, जो महत्वपूर्ण थी, कि दुनिया में ऊर्जा, वाइब्रेशन ही सब कुछ है। आपको बात करके सामने वाले से ऊर्जा महसूस हो रही है, अच्छा फील हो रहा है, ऐसे आदमी को छोड़िए मत, जिससे भी आपके पड़ोस में, दोस्तों में। और जहां बैठकर ड्रेन फील हो रहे हो कि नहीं, अच्छा फील नहीं हो रहा, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो फिर या तो अपने को शांत चित्त रखिए, या फिर उस आदमी को ढूंढिए या उस काम को ढूंढिए जहां आपको एनर्जेटिक फील होता है। एनर्जी लो फील होने लगे तो उस जगह को, उस आदमी को अवॉइड करने की कोशिश करनी है फॉर दैट मोमेंट। ये अपने को खास ध्यान रखना है। हमारे साथ केवल वही लोग चल पाएंगे जिनकी ऊर्जा का स्तर हमारे आसपास, हमारे नज़दीक, हम जैसा उसी डायरेक्शन में चलने वाले लोग होंगे। तो अगर लोग आ रहे हैं और हमसे छूटकर जा रहे हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस काम के लिए, यहाँ तक आने के लिए थे ही नहीं। समझ गए ना। हमको वो ढूंढने हैं जो हमारे साथ चल सकते हैं। भाई हमको मान लो इस डायरेक्शन में जाना है, किसी दूसरे बंदे को इस डायरेक्शन में जाना है और हम वहाँ से चले हैं, तो यहाँ तक का रास्ता हमारा साथ का है, यहाँ से हमारा रास्ता उधर हो रहा है, उसका उधर हो रहा है, हमारा इधर, तो फिर वहाँ अलग होना ही पड़ेगा। वहाँ आकर के ये नहीं कह सकते कि तुम वहाँ से साथ चले थे तो आगे भी तुमको साथ जाना पड़ेगा। या अगर साथ चल पड़े हैं और एक की स्पीड 80 की हो सकती है, दूसरा 40 पे चल रहा है, तो दोनों साथ नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं ना। वो बताता चलेगा, 80 वाला इशारे करता जाएगा, मैं यहां से गया हूं, आता जाओ तुम। 80 वाला और 40 वाला यदि ये तय कर लें कि हम दोनों को साथ चलना है, 80 वाले को 60 वाली स्पीड पे भी दिक्कत आएगी कि यार मैं खामखाई स्लो चल रहा हूं, मैं जब चल सकता हूं, है कि नहीं। तो वो 40 वाले को साथ नहीं ले सकता, उसके साथ चल नहीं सकता। और अगर वो साथ लेने की बात कहे कि चल तुझे मैं लेके चलता हूं, तो वो 40 वाले का हाल क्या होगा फिर सोचो। उससे चला नहीं जा रहा है, आप उसे 80 की स्पीड पे भगाने की कोशिश कर रहे हो, है, दोनों पे लोड पड़ेगा, दोनों खराब हो जाएंगे, मतलब कोई सा भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमको उसको मदद जब चाहिए, जब हम मदद कर दें, इतना हमें तैयार रहना मेंटली, है ना। तो अपनी गति को बिल्कुल बरकरार रखना है, दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ने का है। अगर दूसरा कोप अप नहीं कर पा रहा है तो टेंशन नहीं है। मतलब ये शुरुआत में मेरे साथ जब हुआ, मैंने जब इसको शुरू किया, हम जब कहीं जाते थे अपने साथियों में और हमें जाना था, अगली मीटिंग किसी गांव में 10 बजे की है और हमने तय किया है कि मुझे रास्ते से किसी साथी को पिक करना है। भाई मैंने उसे बोला है कि मैं 8:55 तक पहुंच जाऊंगा और प्लस माइनस 5 मिनट रहेंगे, मैं पहले पहुंच भी सकता हूं, बाद में भी पहुंच सकता हूं। तो मैंने अगर 8:55 दिया है तो मैं 8:55 तक तो पक्का वेट करूंगा, 8:60 तक यानी 9 बजे तक इंतजार कर सकता हूं, मेरी मर्जी है मैं करूं कि ना करूं। मैं उससे पहले पहुंच गया तो उस तक पक्का करूंगा। तो तुम 8:54 तक तो पहुंच ही लो। कोई आदमी अगर 2 बार लेट होता है तो मैं तीसरी बार उसको लेके नहीं चलता हूं। सीधी सी बात है भाई, मैं नहीं आदत बदलूंगा ना अपनी, मुझे एग्जैक्ट टाइम पर जाने की आदत है। तो अगर 8:54 तक, 8:55 तक तुम वहां नहीं पहुंचोगे, मैं वहां तुमको नहीं देखूंगा। अगर उस दिन मुझे तुमको लेके ही नहीं जाना है तो मैं इंतजार नहीं करूंगा। हाँ, मुझे लेके ही जाना तो मैं 5 मिनट इंतजार कर लूंगा, लेके ही जाना है। 5 मिनट के बाद इंतजार करना अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां 100 लोग, 200 लोग बैठे हैं ना आपका इंतजार करने में। मैं अगर 5 मिनट लेट होता हूं तो 100 लोगों के 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 500 मिनट बर्बाद किए मैंने, नहीं समझे।
तो मैं किसी एक की देरी की वजह से किसी के 500 मिनट बर्बाद नहीं करूंगा। आई एम वेरी मच क्लियर। और अगर तुम पेस पे नहीं पकड़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम बाइक उठा के पीछे पीछे आ जाओ, क्या दिक्कत है, तुम अपने टाइम पे आना, कोई टेंशन ही नहीं है, तुम आओ वहां, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर साथ चलना है तो हम लोगों को जो सबसे सही डायरेक्शन में सबसे तेज चल रहा है उसको कॉप अप करना पड़ेगा। नहीं कॉप अप कर पा रहे हैं, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, पीछे पीछे आ जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं, या उसको रोकना है, बढ़िया है, आप ही बताओ। उसको बोले कि रुको, अभी 5 जनों ने साथ चलना है, पहले एक लेट कर रहा है 5 मिनट, फिर अगले वाले को 5 मिनट लेट करना है, फिर तीसरे की धोती नहीं बंधी है अभी तक, चौथा कह रहा खाना खा के चलूंगा। उसको रोक के रखना बेटर है, या फिर वो पहले चला जाए, तब तक बात संभाल ले, पीछे पीछे आ जाएंगे, जुड़ लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ? ये तो सोचने समझने की बात है ना। ये संगठनों में बहुत होगा, अपने वाले में, दूसरे वाले में, आप अपना संगठन बनाने चलोगे, सब में होगा ये। तो इससे दिमाग के ऊपर बोझ नहीं लेने का है, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, आप क्या नहीं करना चाहते हो वो भी आपसे बेटर कोई नहीं जानता है ना। तो जो नहीं करना चाहते हो वो नहीं करना है, और जो करना चाहते हो वो करना है। बस आपके करने से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कम से कम हो, कोशिश ये करनी है, हैं? और जितना पालन हो सके उतना हमको उन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, तो फिर हम प्रसन्नचित्त भी रहेंगे। अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, मतलब परफेक्ट चल रहा है। एक बार कोई हमको बहुत प्रसन्नता से प्रशंसा कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक दूसरा गाली दे देता है, मतलब बराबर हो गया ना, ऊपर गए नीचे आ गए, बराबर हो गया। सिर्फ प्रशंसा मिल रही है तो गड़बड़ है, सिर्फ बुराई हो रही है तो भी गड़बड़ है, दोनों हो रहे हैं तो बराबर है, हिट सही है। इसको ऐसे मान के चलिए, ऐसे ही चलेगी सारी जिंदगी। रिश्ते भी एक बार लगेगा हमारा इतना गूढ़ा प्रेम है, पत्नी हो, दोस्त हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, सबके साथ एक बार लगेगा कि टॉप पे है रिश्ता, फिर एक बार लगेगा कि यार इतना बुरा हाल है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। एक बार ऐसा लग रहा है, एक बार ऐसा लग रहा है, तो मतलब ठीक है हमेशा ही ऐसा लग रहा है तो भी गड़बड़ है, और हमेशा ही ऐसा लग रहा है तो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज चल रहा है एक तरफ से, वो नहीं होने का। नेचुरल, दोनों को नेचुरल रहना है, दोनों तरफ से, है ना। इसी तरह से समाज में भी सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हो, भारत इतने बिलियन की, ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, भारत का गौरव बढ़ रहा है, भारत का नाम ये बन रहा है, भारत, ऐसा कैसे हो सकता है यार कि गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है मतलब गड़बड़ है अगर सब कुछ, अगर सारा ही दिन उल्टी चल रहा है तो भी गड़बड़ है ना। तो अगर वहां पर बम चल रहे हैं, वहां पर भूकंप आ गया है, वहां पर बाढ़ आ गई है, वहां पर दंगे हो रहे हैं, वहां पर ये हो रहा है, वहां सरकार गिर गई है, वहां संसद जला दी गई है, अगर सारा ये चल रहा हो हर जगह तो भी गड़बड़ है, क्योंकि अप एंड डाउन के बिना पैरेलल नहीं हो, जब तक बढ़िया नहीं हो सकता। ये कन्फर्म है कि दिन में चाहे पॉलिटिकल एरिना हो, चाहे पर्सनल एरिना हो, आपका रिलेशनशिप हो, सोसाइटी हो, सोसाइटी में भी ऐसा ही रहता है भैया, एक बार सतयुग आएगा तो कलयुग भी आएगा, है ना। मतलब एक बार हमारे पास अगर ऐसा एग्जाम्पल है जिंदगी में जहां बहुत अच्छा हो रहा था, और ऐसा एग्जाम्पल भी है जहां बहुत बुरा हो रहा है, मतलब वो सोसाइटी अपनी प्रगति पर है, लेकिन जो बिल्कुल बहुत बुरा हो रहा है इसका यह मतलब नहीं है यहीं पर रहने वाला है। अगर वो गति पर है तो सबसे नीचे जाने के बाद ऊपर आएगा। जैसे झूला होता है, झूला एक बार बिल्कुल टॉप पे होता है, वहां फिर एकदम रुकता है, पहले रुकने एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो रुकेगा, और रुकने के बाद फिर इधर चलेगा। तो एक बार टॉप पोजीशन पर होता है, एक बार लोअर पोजीशन पर होता है, फिर दूसरी तरफ होता है, फिर दूसरी तरफ होता है। ये इसको स्टडी करेंगे तो भी यही मिलेगी, इसके डिस्टेंस को, कि सेंटर से डिस्टेंस देखो, एक बार बढ़ेगा, एक बार फिर घटेगा, फिर जीरो होगा, फिर माइनस में जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का मतलब दूसरी तरफ, यानी कि एक बार सेंटर से ऊपर, फिर बराबर, फिर नीचे। क्लियर है ना। कुछ भी चीज है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या साइन वेव, जिनको देखोगे साउंड वेव, मतलब एक बार डिस्टेंस बढ़ेगा, एक बार घटेगा। इसको भी अगर
ग्राफ बनाओगे तो यही बनेगा। फोटॉन्स, लाइट कैसे चलती है उसका ग्राफ बनाओगे तो यही बनेगा। वेव फॉर्म में ही चलेगा सारा कुछ। तो बहुत बेहतर हो रहा है तो भी चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, बहुत खराब चीजें चल रही है जिंदगी में तो भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो रही है, कभी थोड़ी हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, चलेगा, इसका मतलब ठीक जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हो रही है, बिल्कुल अंत आ गया है तो भी चलेगा, इसका मतलब यह है कि इससे नीचे अब नहीं जा, बॉटम, रॉक बॉटम बोलेंगे ना, कि एकदम धरती पर लग गए, अब क्या, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बड़ा कोशिश किया कि मेरा बच्चा फेल हो जाए किसी क्लास में, स्कूल में नहीं भेजा, उसको कभी स्कूल के टाइम पे उठाया नहीं, उसकी माँ बोलती रहती थी पढ़ने को नहीं बोलते हो, ये बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। 11वीं में मैंने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कराया, कुछ पढ़ने को नहीं दिया, किताबें भी मतलब कभी लाया होगा पता नहीं, अपने आप लाया होगा, स्कूल भेजा ही नहीं, सिंगल डे एक दिन भी स्कूल नहीं भेजा, 11वीं 12वीं कोई कोचिंग नहीं। उसकी माँ बोलती है फेल होएगा, मैं कहूँ मैं एक बार फेल देखना चाहता हूँ इसको, क्योंकि तब मैं से ये बता दूंगा क्या फर्क पड़ा, बता देखो गया ना, मैं तेरे से आज भी इतना ही प्यार करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो तू जब टॉप कर रहा था मैं तुझसे तब भी उतना ही प्यार करता था, आज भी उतना, कोई फर्क, तेरे नंबर मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं डाल सकते। मैं सिर्फ उतना बताना चाहता हूँ उसको, और फिर मुझे ये भी बताना चाहता हूँ कि अब फेल हो गया, अब क्या फर्क पड़ा, तू वैसा का वैसा है। जिस दिन रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट आएगा तो दूसरा आदमी थोड़ी बताएगा, तो मतलब एक ही दिन में कैसे बदल जाएगा यार, मेरा प्यार सिर्फ नंबर देख के कैसे बदल जाएंगे यार। मैं इतना बताना चाहता हूं बस उसको कि एक दिन पहले अगर मैं तुझसे प्यार कर रहा हूं तो वो सर्टिफिकेट देखकर या वो मार्कशीट देखकर मैं कैसे अगले दिन कैसे बदल गया। मैं ये माँ बाप को समझना चाहिए, बेसिकली हमको ये मैसेज देना था, मेरे को भी ये मैसेज देना था कि देखो मेरा बेटा भी फेल हुआ था, होता ना भाई, अमिताभ बच्चन को कभी रेडियो वालों ने नहीं लिया था, आज देखो उसका क्या हाल है। तो मैं कहा उसकी जिंदगी में एक स्टोरी होएगी कि मैं फेल हो गया है, वो हुआ नहीं, उसका परसेंटाइल 93 आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्री में दाखिला हो रहा है। बोला पापा फॉर्म भरना है, मैं किस लिए भरना है, इंजीनियरिंग तो करनी नहीं है। बोला वैसे करके देखनी है, फॉर्म भर के देखना है कि मेरा क्या है। चल दे भर ले फिर, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं करने दूंगा, पहले बता रहा हूं। वो पेपर पास हुआ जेई का एडवांस, तो बोलता है पापा फ्री हो रहा है, क्योंकि नेशनल चैंपियन है तो नेशनल सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स कोटे से फ्री होता है, एक रुपया पैसा नहीं, स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में, टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में, फ्री में, रहना भी फ्री, खेलना भी फ्री, सब फ्री। बोला कर लूँ, मैं ना नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि फ्रॉड है पूरी इंजीनियरिंग। क्यों उस पे अपनी जिंदगी के 4 साल खराब कर रहा है? मतलब हिस्ट्री भी फ्रॉड है तो फिर क्या पढ़ूं? लिटरेचर पढ़ना, थॉट्स बनेंगे, नॉवेल्स पढ़ तू आराम से, लिटरेचर में दाखला ले, खाली किसी चीज में ले ले, आई डोंट केयर, पर ये बता जिंदगी में मजा कहाँ आता है? वो जो आता है ना मजा आ रहा है, ये वाला मजा कहाँ आता है? बोला ये वाला तो वो जो बचपन से आप बोलते आए थे ना, ये वाला तो खेलने में आता है। क्या खेलने में? ये वाला टेनिस खेलने में, टेनिस खेलता है वो। बोला ये खेलता हूँ ना तो एकदम बॉडी डांस की तरह चलती है वहाँ। जैसे आपने देखा था ना किशोर भाई जब यहाँ बैठे थे और जब वो गा रहे थे तो उनके चेहरे पर जो भाव थे, वो जो आनंद जो होता है, दैट इज द टारगेट बेसिकली। जिस काम में वो आनंद नहीं आ रहा है, जिंदगी झंड है खराब है, समझो। वहां तक पहुंचना है बेसिकली, यानी कि वो आनंद के तक वो खेलते हुए आता है। वो खेलते हुए आ रहा है तो फिर एक काम करो ना, तू खेल ला। 25 साल तक तो तेरा स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है, सीखने का है तेरा, तो 25 साल तक तू खेल बाप के पैसे से, और 25 साल के बाद जब तुझे पैसा कमाना हो तो खेलने की तनख्वाह मेरे से ले लियो है कि नहीं भाई? तुझे हमारे लिए स्पॉन्सरशिप करनी पड़ेगी ना। अब इंटरनेशनल प्लेयर हमको एज ए ब्रांड एम्बेसडर मिल रहा है तो तनख्वाह दे देंगे उसको, क्या दिक्कत है कि भाई ये बंदा हमारे को मिल रहा है तो भाई तू खेलने की सैलरी ले लेना, बात खत्म। पर तू खेल खाली, तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उससे भी बहुत कुछ मिलेगा, तेरा एक्सपोजर होगा। तो जो बॉडीली मूवमेंट वाले बच्चे हैं उनको तैयार करने में हम उसकी मदद लेंगे ना, जिन बच्चों के पास फिजिकल मूवमेंट के लिए जो बॉडी, तो जिस आदमी के जिसको वो वाला फील हम लोगों को इस काम में आ रहा है ना, तो ही हम लंबे चल पाएंगे। वीडियो सुनी, डर गए कि बहुत बुरा होने वाला है, बचाने के लिए घर से निकले, तो सारी जिंदगी डिप्रेशन में गुजर जाएगी, क्योंकि होना जाना हमसे कुछ नहीं है। हमसे मतलब यार जिंदगी, ये धरती जो है करोड़ों साल पुरानी है ना, और इस पे हमको बात समझ में आई है मान लो 35 साल की उम्र में,
और 55 की उम्र में तो मतलब क्या हो जाएगा, अपन रिटायरमेंट का उम्र हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगा पाएंगे। और 35 की उम्र में अभी बच्चे संभालें कि ये काम संभालें। तो कुल मिलाकर के अल्टीमेटली समाज में मेहनत से काम करने का, जोर लगाकर काम करने का समय मात्र 10 से 12 साल, 15 साल मिल जाएगा अपने को, इतना ही मिलेगा ना। 9 साल मुझे बोलते हुए हो गए हैं, दिन सुबह से लेकर रात तक, तो मैं और कितना बोल सकता हूं। मैंने अपने 14 साल मान के चला हूं मैं कि वनवास अपना 14 साल का काटना है। इतने में अगर रावण कहीं पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, अपना अगले राम तैयार करेंगे, मतलब अगले योद्धा तैयार करेंगे ना, क्या दिक्कत है, अगली पीढ़ी तैयार करेंगे। तो वो अपने 14 कैलकुलेट करके चले हैं अपन कि 9 हो गए हैं, 6 साल और भौंकना है, मतलब इस सामाजिक जीवन में रहना। 6 के बाद फिर एक सेंटर पे ऐसे ही ताई की तरह बैठ जाएंगे, फिर जिसको सीखना है वहां आओ। फिर अब हमसे नहीं जाया जाएगा, भैया नहीं जा सकते। मन तो करता है बहुत कुछ करने का, लेकिन बॉडी अलाउ नहीं करेगी। और फिर ये भी समझ में आ जाता है कि ये अपना काम नहीं है और हमसे होगा भी नहीं। इतने सालों की बिगड़ी हुई व्यवस्था को कैसे अपने जीवन काल में ठीक कर लेंगे भाई। हम उस रास्ते पर लगा सकते हैं अगली पीढ़ी को, खाली ठेका नहीं ले सकते उसको पूरा करने का, वहां तक पहुंचने का ठेका नहीं है, उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी है खाली, है कि नहीं। इसी तरह से जो भी काम बिगड़ रहा है उसको ठीक करने की दिशा में काम करना इंपॉर्टेंट है, और सही नीयत से सही संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए। वो जो मैंने एग्जाम्पल उस साहिब का बताया था, वो इसलिए बताया था कि हमको नहीं चाहिए किसी का 2 नंबर का पैसा। इतने कार्यक्रम किए हैं, बड़े बड़े लाला जी मिले हैं, जब हम जाते हैं उनसे सहयोग मांगने के लिए तो वो बोलते हैं आपका खाने का खर्चा हम दे देंगे जितना भी होगा, आपको बदले में हमारे इस नेताजी के बारे में स्टेज से बुरा नहीं बोलना है। मैं कहा फिर तुम अपना पैसा अपने पास रखो। अपन तो बोलेंगे भैया, भले ही हमको नुकसान हो जाए, रुक जाएंगे थोड़ा। इसका मतलब अभी हम ऐसे लोगों को नहीं जोड़ पाए हैं जो हमको कार्य पूरा करने में सहयोग कर सकें। अगर ऐसे लोग नहीं जुड़े हैं तो इसका मतलब है हमारे तप में, हमारी मेहनत में, हमारी नीयत में कहीं ना कहीं लोगों को कोई खोट दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है तो अब इस खोट को दूर कर लेंगे पहले, फिर बोलेंगे कि अब मदद करो। फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर और जो कमी रहेगी उसको दूर करके फिर बोलेंगे। हम अपना ट्राई तब तक करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता हमारे उन लोगों को कि यार ये ठीक कर रहे हैं, इनका मदद करना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए बहुत जल्दी सब कुछ करने की जल्दी नहीं है होनी चाहिए अपने को, बस हाँ ये काम करने का है, ये करेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये मीटिंग बुलाया था कि आप सारे लोगों को हम ये मैसेज दे पाएँ कि हमको इस मिशन में एकजुट होकर के जब करना है तो जो अभी जैसे हमने बोला कि सबको ज़रूरी थोड़ी ना है उस ट्रेनिंग का पार्ट बनना, सबको ज़रूरी थोड़ी है हरियाणा में आकर के उसका काम करना। जिसके लिए 2 दिन निकालना है संभव 2 दिन निकालेगा, जिसके लिए 1 दिन निकालना है वो 1 दिन निकालेगा, जिसके लिए 7 दिन निकालना है 7, 14 दिन निकालना 14। जो यहाँ रह के कर सकता है वो यहाँ रह के करेगा, जो फिजिकली मदद कर सकता है फिजिकली प्रेजेंट होके करेगा, जो आर्थिक मदद कर सकता है आर्थिक मदद करेगा, और दोनों में से कुछ भी नहीं करता तो भावनात्मक रूप से कह दे कि तुम ठीक कर रहे हो, मेरे बस की बात नहीं। अब मान लो चलते चलते हमारे में से किसी आदमी का छोटा मोटा दुर्घटना में टांग टूट गई, घर पर बैठ गया, अब क्या करेंगे? यार मैं आना चाहता हूं, मैं आ नहीं पा रहा हूं, मेरा दिल कचोट रहा है। तो कोई बात नहीं, बैठा बैठा तो सोशल मीडिया पे पेल जाते है। ये तू लिख हमारे बारे में, कहीं पर कागज लिख, पत्रिका में लिख, कहीं पर लिख, हमारे वो भाव मतलब जो आ रहा है उनको बता, जो तेरे से मिलने आते हैं उनको बता, खाली वो भाव इंपॉर्टेंट है। तन मन धन इसलिए हम बोलेंगे ना, जैसे भी तुम फ्री हो करके कर सकते हो उतना ही हम लोगों को मदद में जाना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो आसान है ना। टारगेट पूरा करना थोड़ा मुश्किल है, पर उस टारगेट के लिए जो हमारा प्रयास है वो बहुत आसान होना चाहिए, वरना हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, पागल हो जाएंगे। हमें दिख रहा है सामने वाले आदमी के साथ अन्याय हो रहा है और हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचो कितना गिल्टी कॉन्शियस अंदर आएगा, है भाई। हमने कोई मुद्दा उठाया है और उसके ऊपर हम मदद नहीं कर पा रहे हैं तो अंदर गिल्टी कॉन्शियस आ जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट करना है, नहीं कर पाएंगे, क्या करें, मजबूरी है ना। हमें दी नहीं वो ताकत परमात्मा ने कि हम कर पाए, तो जिसको नहीं दी उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है।
जिसने ताकत देनी थी उसकी जिम्मेदारी है भाई, गलती उसकी है, अपनी थोड़ी है। है? तो उसको कह देंगे जाकर के मंदिर में एक बार, बेटा खुश तो बहुत होगा ना तो आज। कहते कि हम ये काम नहीं कर पाए। तेरे को अपनी वो दिखानी थी ना कि तो तेरे से आगे बढ़ नहीं सकते हम। तो सिंपल है। दैट इज वाई जो मिशन की तरफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सही दिशा में कछुए की स्पीड से भी चलेंगे चलेगा, गलत दिशा में 100 की स्पीड से भी चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, उल्टा अगली जनरेशन को और गलत रास्ते पर लगा जाएंगे, है ना। और वो दिशा का ज्ञान जो है वो अनुभव वालों से मिलता है, जिन्होंने अपना जीवन सात्विक जिया है उनसे मिलता है। हम जैसे लोगों को तो अकल ही कब आई है? अभी तो अकल आई है थोड़े दिन पहले ही, तो है कि नहीं कि किसी को महीना पहले आई है, किसी को 2 महीना पहले, किसी को 6 महीना, हम जैसे को थोड़ा 5-6 साल 8-7 साल पहले आ गई है। सारी अकल तो कभी आएगी भी नहीं, वो आखिरी टाइम तक सीखते जाएंगे। इसलिए इस मीटिंग का जो पर्पज़ है हमारा, ट्रेनिंग तो अपनी 3 दिन की होती है, तो जिन लोगों को ट्रेनिंग अभी करनी बाकी है पूरी, वो हाथ खड़ा करेंगे, एक बार बताएंगे जिनको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है अभी। ठीक है, ये इतने सारे लोग हैं, रविंद्र भाई, रामदास भाई, बहुत सारे लोग हैं जिनका ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ है। वो ट्रेनिंग वाले जो वीडियोस हैं जो मेन हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला, आप सुबह से लेके रात तक जो करते हो, जन्म से लेके मृत्यु तक जो करते हो, वो अपनी मर्जी से करते हो या सिस्टम के हिसाब से करने के लिए मजबूर होते हो। उसका एंड जो प्रॉफिट है, जो लास्ट जो उसका जो लाभ है, वो हमको मिलता है, समाज को मिलता है, या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी कल्ट या किसी ग्रुप को मिलता है, ये समझ में आना जरूरी है। सुबह से लेकर रात तक, मतलब उठे हो, वो उठना भी कहाँ उठे हो, मान लो आप छत पर सो रहे हो या आप बंद कमरे में सो रहे हो एसी में, ये उठना भी इतना इंपॉर्टेंट है। आप पक्षियों की चहचहाट से उठ रहे हो या मोबाइल पे आपको हाथ लगाना पड़ता है सुबह सुबह। एक बात और बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सुबह उठने के बाद उठते ही, उठने के लगभग 1 घंटे तक मोबाइल को हाथ मत लगाया करो। मतलब ये नियम बना लो। अलार्म ले आओ, बेशक 100 रुपए का आता है, 100-150 रुपए का आता है अलार्म की घड़ी। इलेक्ट्रॉनिक किसी भी आइटम को सुबह उठने के बाद हाथ नहीं लगाने का। इलेक्ट्रॉनिक, वो इसलिए बोला मैंने, हमारा जो बॉडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है बेसिकली, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम इलेक्ट्रिकल हैं, आदमी पुरुष इलेक्ट्रिकल है और औरत मैग्नेटिक है, उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। आदमी मेहनत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक है तो वो मेहनत ज़्यादा कर सकता है, वो काम इलेक्ट्रिसिटी से हिसाब से। लेकिन एक आदमी में दोनों गुण हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बह रही होती है वहाँ मैग्नेटिज्म भी होता ही होता है, और जहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। तो हम पूरी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। एक एक सेल जो है, सेल हमारा, इसीलिए बैटरी वाले को सेल बोलते हैं, जो बैटरी होती है उसको सेल बोलते हैं। तो हमारा सेल जो है उसका माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब हर सेकंड बिजली बना रहा है अंदर ही अंदर। आप आने वाले टाइम में देखोगे कि वैज्ञानिकों ने ऐसी चिप तैयार कर ली है जो बॉडी के ब्लड सेल से ही बिजली बनाएगी और चलती रहेगी लाइफ टाइम के लिए। आप आने वाले टाइम में देखोगे, ठीक है। ये वो रिसर्च 1945 में कर चुके हैं, कहीं आपको ये वहम हो कि वो अब आएगा। पढ़ा आपने? अब चालू है नहीं, ये 45 में कर चुके हैं। ये रिसर्च हमारे पुरखों के पास पहले से थी, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे उन्होंने हड़प्पा संस्कृति के बाद ऐसी चीजें अपनाई कि उन्होंने अपनी झोपड़ियां, अपने घर ऐसे बनाए कि वहां बिजली का कनेक्शन नहीं करवाया। उन्होंने क्या किया, वो दिए की रोशनी में, लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। जो कम रोशनी में पढ़ते हैं वो हमेशा उनकी आंखें ठीक रहती हैं, ज्यादा रोशनी में पढ़ने वाले की आंखें खराब होती हैं हमेशा, खासतौर पे सफेद लाइट। अगर पॉसिबिलिटी हो तो मैं ताई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एलईडी, ये बेसिकली ये सीधा पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करता है। येलो बल्ब होना चाहिए, येलो बल्ब, वो भी कम रोशनी वाला। रोशनी ज्यादा घर में तो होनी ही नहीं चाहिए, घर में तो 0 वाट से ज्यादा का बल्ब ही नहीं होना चाहिए। अब देखो करना क्या है, 0 वाट का एक बल्ब रख लो इमरजेंसी के लिए कि सुई गिर जाए तो ढूंढनी पड़ेगी। अदरवाइज आदमी साफ खड़ा दिखाई देता है यार अंधेरे में भी, बेड साफ दिखाई दे रहा है, कौन सा सामान कहाँ रखा है वो साफ दिखाई दे रहा है। आपने आदत डाल रखी है। आप एक बार अपने घर में, मेरे कहने से शुरुआत में
1 हफ्ते के लिए अंधेरा करके रखो, मेरे कहने से 1 हफ्ते करके रखो, और हफ्ते के बाद आप बल्ब जला के दिखा देना अपने घर में, ऐसे चुभेगा आपको अंदर, इतना गजब का चेंज आएगा सिर्फ लाइट बंद करने से। लेकिन इन लोगों को पता है कि लाइट आपकी आंखों पे पड़ती रहेगी तो आपकी पाइनियल ग्लैंड खराब होकर के जो हार्मोनल जो सिक्रीशन है वो खराब होता रहेगा, सब बीमार होते रहेंगे। इसलिए आपका सारा चलना रात को होएगा, सामने से गाड़ी की लाइटें पड़ रही हैं, स्ट्रीट लाइट आंखों में पड़ रही है, सड़क के ऊपर रिफ्लेक्टर लगे हैं वो सीधे आंख में पड़ रहे हैं, सारे आपकी लाइट 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 ऐसा बना रखा है आदमी को, 24 घंटे लाइट दे रहे हैं वो आपको। और वो भाई फोन वालों, वो आपको इतनी लाइट दे रहे हैं, मतलब वो लाइट क्या कर रही है, वो सब खराब कर रही है, सिर्फ दिमाग नहीं खराब कर रही, पूरे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। जो आज सोसाइटी के अंदर लेडीज के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रही है, जो लड़कों में नपुंसकता आ रही है, उसका बहुत बड़ा कारण पाइनियल ग्लैंड है, क्योंकि पाइनियल ग्लैंड इज द सोर्स, एंटीना टू कनेक्ट विद द सोर्स, परमात्मा से जुड़ने का रास्ता पाइनियल ग्लैंड है। यानी वो जो कौन सा चक्कर होता है यहां पे, वो नाम नहीं लेना आता मेरे को, सहस्त्रार्थ, हाँ जोन सा भी, वो यहीं पे होता है, उसी पाइनियल ग्लैंड से। वो जरिया है उस परमात्मा के ज्ञान का आने का, यहां से कनेक्शन बनने का। अब आप सोचिए, उस जरिए को ही अगर आप डिस्टर्ब कर दोगे, अगर एंटीना ही डिस्टर्ब होता रहेगा, आपने देखा नहीं बचपन में ना टीवी का खराब हो जाता तो एंटीने को ही सेट करते होते थे। यानी अगर आपको अपने परिवार में चल रही दिक्कत, अपने समाज में चल रही दिक्कत, अपने साथ चल रही दिक्कत, अपनी इमोशनल ग्रोथ, अपनी सोशल, अपनी इकोनॉमिक, यहां तक कि आपका आर्थिक जो सत्यानाश है, उसका कारण भी यही है कि आपको परमात्मा अक्ल नहीं दे रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, करना क्या है नहीं करना क्या नहीं है। और इसको खराब करने का रास्ता है ग्लाइफोसेट, जो पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी में होता है, हर कौर में आपके साथ जा रहा है। बिस्किट खाते हो तो वो पेस्टिसाइड वाला खाना है, नमकीन खाते हो तो पैकेट वाला, कुछ भी खिलाते हैं। अब माएँ अपने बच्चों को अपने हाथ से, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, वो माएँ पकड़ खरीद के दे रही है कचरा कि ले बेटा तू मर, ले तेरा सत्यानाश हो, ले तेरा बर्बादी हो, अपने हाथ से कर रही है ना, पता नहीं है उसको, मां को ही नहीं पता है। दूसरे नंबर पे बाप क्या कर रहा है, उसको स्टडी टेबल ला के दे रहा है, स्टडी टेबल के ऊपर इतना बड़ा बल्ब लगा के दे रहा है, ले तू बिल्कुल पूरी रोशनी में तेरा सत्यानाश हो। उसको पता ही नहीं है, अपने हाथ से कर रहे हैं ना, है? ऊपर से गैस की रोटी खिला रहे हैं, वो भी पैकेट वाला आटा लेकर के, वो भी सिर्फ गेहूं वाला, कैंसर ही कैंसर, कि ले तेरा सत्यानाश, मतलब हर थाली में ये कह रही है मां ले तेरा नाश हो। मालूम नहीं है ना उसको, कौन दे रहा है ज्ञान, उसको बता ही नहीं रहा है कोई भी, क्योंकि जिसको मालूम है वो अपना मॉडल बनाने पे लगा पड़ा है, और जो बता रहा है उसको कहते तू मॉडल बना के दिखा। है मतलब बताने वाला मॉडल नहीं बना सकता, जिसको जो काम करने वाला है वो बोल नहीं पाएगा उस तरीके से, और जो बोलने वाला है, जिसको बोलने का टैलेंट है, जिसके पास वो समझ है कि वो कनेक्ट होकर के बता सकता है, वो मॉडल नहीं बना, वो मॉडल पे नहीं बैठे, वो मॉडल पे बैठ जाएगा तो जाके कौन बताएगा, नहीं समझे? और मॉडल बना दिया तो सबसे पहले क्या होगा, मॉडल बनाते ही सबसे पहले सरकार की नजरों में आओगे। सरकार का एक आदमी आएगा, आपको भारत रत्न देना है, पद्मश्री देना है, फिर आपको पद्मश्री मिल जाएगा। सरकार के आदमी आपको रेड कारपेट में बिछा के इतनी मीटिंग्स करा देंगे कचरा लोगों के बीच में, आपको लगेगा मैंने इतने कार्यक्रम कर दिए, और सब कार्यक्रम उनके बुलाए हुए लोग थे, वो आए हुए लोग थे, जैसे आप आए हुए लोग हो। वो पुरस्कार देकर के फिनिश, जिसको पुरस्कार मिल गया, सरकारी पुरस्कार, समझ लो ये उनका हो गया, अब वो समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री जिसको भी मिल गया, उसके बाद वो समाज के लिए नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर वो सिस्टम के लिए चल पड़ेगा। सिस्टम उसकी मदद से उन लोगों की पहचान करेगा जो असली काम कर रहे हैं, और फिर उनकी ऐसी तैसी करेगा, उसके लिए ऐसी पॉलिसी बनाएगा। पर ये बात उसको बेचारे को पता ही नहीं होती, उसको लग रहा है मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं। जैसे माँ को लग रहा है कि वो अपने बच्चे को बेहतर खाना दे रही है, क्योंकि अपने हाथ से बना रही है, अपने हाथ से तो बना रही हो, हाथ से उगा हुआ तो नहीं है,
और ये मालूम नहीं है कि हमको क्या देना है, तो ग्लाइफोसेट पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर लाइट, मैंने आपको बता ही दिया है, तीसरे नंबर पर खुशबू, जिसमें भी आ रही है सिंथेटिक खुशबू और बदबू, यानी कि अगर आपको चलते हुए सड़क के ऊपर वो जो अमोनिया की आ रही है बदबू, जो नाली वाली या डंपिंग यार्ड वाली या शुगर मिल वाली या पावर प्लांट वाली या कचरे की कोई ढेर है उसके वाली, या वो जो मारते हैं यहाँ पर फिश वाली हैं, टूथपेस्ट से आ रही है, डिओड्रेंट से आ रही है, आपको साबुन से आ रही है, फेस वॉश से आ रही है, हाँ हैंड वॉश से आ रही है, टॉयलेट के अंदर मतलब बदबू ना रहे इसके लिए हम लोग वहाँ एक फ्रेशनर टांगते हैं, गाड़ी में फ्रेशनर टांगते हैं, यार कपूर टांग लो ना यार, हैं, लेकिन टांगेंगे क्या, फ्रेशनर, वो सारा का सारा ऑर्डर वाला, जितना भी खुशबू वाला, मस्कीटो कॉयल जितनी होती है वो जलाने वाली, जहां भी धुआं उठ रहा है, जहां भी चीजें जल रही हैं, जहां भी खुशबू आ रही है, सब पाइनियल ग्लैंड पे अटैक डायरेक्ट। अब बताओ कितनी चीजें हैं घर के अंदर, और सब अपने आप लेके आए हुए हैं। ओरिजिनल चीज में से कभी भी, अब मुल्तानी में से स्मेल नहीं आ सकती भाई, मुल्तानी की अलग स्मेल है, और कुदरत का ये नियम है, रियल में असल कुदरत से जुड़ना चाहते हो तो एक फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ क्या है? इफ नेचर डिड नॉट मेक इट, डू नॉट टेक इट। कुदरत ने नहीं बनाया है तो उसको लेना नहीं है, सिंपल फंडा। अगर फैक्ट्री में बना है तो वो आपके लिए नहीं है, वो फैक्ट्री के लिए है, सीधी सी बात है। जिसने बनाया उसके लिए है ना, कुदरत ने बनाया तो कुदरत के लिए है, फैक्ट्री ने बनाया तो फैक्ट्री वाले के लिए है, आपके लिए नहीं बनाया है साबुन। क्योंकि जिसका साबुन है उसको मालूम है कि यह साबुन लगाने से 99% बैक्टीरिया को यह मार देगा, और अपनी बॉडी में 99% बैक्टीरिया हेल्थ रखने के लिए होता है, 1% बैक्टीरिया नुकसान वाला है। उस नुकसान वाले को साबुन कुछ नहीं कहता है, सिर्फ जो 99 अपनी बॉडी के लिए है उसी को नुकसान करता है, खाली उनको पता है। और अगर वो बैक्टीरिया के साथ नुकसान होगा तो गट वाला बैक्टीरिया खराब होगा, गट का बैक्टीरिया को नॉलेज मैसेज नहीं जाएगा कि शरीर को क्या क्या चीजें मिल रही हैं। मान लो ये वाला बैक्टीरिया सुन्न पड़ा हो, क्योंकि हमारा जो स्किन पे बैक्टीरिया है ये गट बैक्टीरिया के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहता है कि भैया जी अभी आसपास बंदे ने ये टच किया है, आपने देखा, टच करते ही आप बता दोगे ना ये तो गेहूं है, ये चावल है, ये दाल है, बता दोगे ना आंख बंद करके। कैसे? स्किन से मैसेजेस डायरेक्ट जाएंगे, और जैसे ही चावल को हाथ लगाओगे अंदर का बैक्टीरिया चालू हो जाएगा, ओ बेटे चावल आ रहा है, रेडी। और अगर चम्मच से खा रहे हैं तो चम्मच में कह रहे हैं अरे नहीं मालिक ने तो अभी तो लोहा पकड़ा हुआ है, ये खाने की चीज नहीं है, तो कुछ नहीं आ रहा है। अचानक से मुंह में ये खाना चावल कहां से आ गया, ये तो लोहा पकड़ के बैठा था। वो आपस में बात कर रहे होते हैं बैक्टीरिया। इसीलिए हमारे पुरखों ने चम्मच मम्मच को फेंक के मारा था। बॉडी की उस ऊर्जा को केवल वाइब्रेशन से, साउंड से ठीक कर सकते हैं, इसलिए शोर नहीं होना चाहिए। ये हमारे पुरखों ने हमको सिखाया था। लेकिन अभी तो हमको डीजे दे दिया ना, अभी तो देखो पंखे का शोर, ये भी सिर में चुभता है मेरे तो। मतलब जो आदमी थोड़ा बहुत कनेक्ट होने की कोशिश करता है, जो आदमी थोड़ा बैठोगा ना, आप थोड़ा मेडिटेशन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोगों के पैरों की चाल चलना भी डिस्टर्ब करेगा। गाड़ी का हॉर्न 24 घंटे गाड़ी इंजन ऐसे चल रहा है, सड़क पर जाओगे तो कंस्ट्रक्शन वाले वो 24 घंटे चल रही है, नहीं तो कोई दूसरी मशीन 24 घंटे चल रही है। और थोड़ी बहुत शांत मौसम होता है कि अब कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, तो फिर मंदिर का घंटा बज पड़ेगा, मंदिर का वो लाउड स्पीकर बज पड़ेगा, मस्जिद की अजान बज पड़ेगी, गुरुद्वारे का लाउड स्पीकर चल, वो 24 घंटे हर आदमी को साउंड साउंड साउंड, जो कि उसने नहीं, अपने लिए नहीं वो। और साउंड का आपको पता नहीं है, शायद 1938 में इन्होंने साउंड के सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र है सबकी फ्रीक्वेंसी को 440A पे सेट कर दिया था, जो कि डिस्टॉर्टिंग फ्रीक्वेंसी है, जो उस पूरी पाइनियल ग्लैंड को डिस्टॉर्ट करती है। 432 सूद करती है। आपने देखा होगा कैसे जब किशोर भाई यहां बैठे थे और जब वो बजा रहे थे हारमोनियम, तो कैसे हम लोग कनेक्ट हो रहे थे, क्योंकि ये नेचुरल चीजों से बना हुआ था। अगर इलेक्ट्रॉनिक होता तो चुभता है असली आदमी को। इलेक्ट्रॉनिक जो पियानो होता है वो चुभता है, और ये वाला पियानो वो कनेक्ट करता है, वो जोड़ता है। जोड़ने का सबसे बढ़िया माध्यम संगीत,
सबसे बढ़िया परमात्मा की बनाई हुई एक ही चीज, क्योंकि वेदों का अगर अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि वो ध्वनि रूप में मौजूद है। मतलब ध्वनि इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो गुंजायमान है पूरी सृष्टि के अंदर। एक बार जो मुंह से निकल गया है नाद, इसका मतलब ध्वनि कनेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है। और कांसे से उठने वाली ध्वनि वो बॉडी को सही वाइब्रेशन में लेके आती है। लेकिन आपको तो एल्युमिनियम देंगे, हम स्टील की थाली देंगे, साला कांसे को तो हाथ कौन कांसा धोएगा। ये वाली लाइन डाल दी और बात खत्म। कितना गजब तरीके से उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश किया है और हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि नहीं। अपने हाथों से अपने बच्चों को हम लोग बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं और हमको मालूम नहीं, सिर्फ इसलिए। वरना कौन बाप अपने बच्चे को अपने हाथ से जहर दे देगा अगर उसे पता चलेगा कि नमकीन का वो पैकेट कॉटन सीड ऑयल में बना है। कॉटन सीड ऑयल नपुंसक कर रहा है, रिसर्च है बकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। वो जो टूथपेस्ट हम लोग करते हैं उसके अंदर सोडियम लोरेल सल्फेट उसके ऊपर लिखा है। टूथपेस्ट पे उठा के देखो तो सही, पीछे पलट के लिखा है सोडियम लोरेल सल्फेट है। गूगल पे जाके सर्च करो सोडियम लोरेल सल्फेट का क्या नुकसान होता है, तो लिखा है थोड़ी सी अमाउंट में भी अगर वो शरीर में ब्लड में मिक्स होता है तो कैंसर करता है, लिखा हुआ है वहां पर यार। अब तो जानकारी, चलो हम जैसे लोग पहले तो कागजों से लेके आते थे, राजीव भाई जैसे, तो उस टाइम इंटरनेट नहीं था। अब तो आपके घर में इंफॉर्मेशन है यार। अब तो कम से कम उसको एक्सेस कर लेना चाहिए हम लोगों को कि कौन सी चीज खा रहे हैं, उसमें क्या क्या आइटम है, उसका क्या साइड इफेक्ट है। ब्रेड का पैकेट उठा के लेके आओ, साबुन लेके आओ, आप वो बिस्किट लेके आओ, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है एक बार साइड इफेक्ट की लिस्ट चेक कर लो। आपके घर में वो बीमारियां पहले से मिलेंगी, पहले से, क्योंकि आप इतने लंबे टाइम से खा रहा है उसको। लेकिन नहीं, हमारे पास तो चेक करने का जरूरत ही नहीं। उस पर लिख दिया उसने आइटम 401A ऐसे लिख दिया। अब INS लिख दिया। अब INS पता ही नहीं क्या है। अरे सर्च कर लो और ढूंढ लो साइड इफेक्ट, फट से साइड इफेक्ट चेक करो। और ब्लड में डायरेक्ट चली जाने के लिए सबसे आसान रास्ता जीभ है। होम्योपैथी वाले सीधा जीभ के ऊपर डालते हैं ना दवाई, 2 बूंद डाल देते हैं, जीभ निकालो, जीभ पे डाल दी, जीभ से सीधा ब्लड में मिक्सिंग होकर हार्ट तक पहुंचती है चीज। तो पूरे बॉडी में अगर जाना है तो सबसे आसान रास्ता जीभ है। तो जो चीज मुंह में जा रही है वो चीज सीधी खून में मिल रही है। अगर आपको कुछ भी करना है, मुंह में डालना है, ऐसी चीज मुंह में नहीं डालनी चाहिए जो बाहर निकालनी पड़े। अगर टूथपेस्ट करना है कुछ भी तो ऐसा करो जो अंदर लेके जा सको, जिसको खा सको। जिसको खा नहीं सकते उसको मुंह में काहे डाल रहे हो? वो तो सीधा जीभ पे पड़ने का मतलब सीधा ब्लड में जा ही रहा है ना। इसलिए बोलते हैं इफ नेचर डिड नॉट मेक इट, डू नॉट टेक इट। और अपनी बॉडी पे कोई ऐसी चीज मत लगाओ जिसको खा नहीं सकते, सीधा। क्योंकि बॉडी खाती है, एब्जॉर्ब करती है। अब तेल लगाते हो, कैसे पी जाती है उसको? तो क्रीम लगाओगे उसको नहीं पिएगी, है? और वो जो साबुन लगाओगे उसको नहीं पिएगी, जो तेल केमिकल वाला लगाओगे उसको नहीं पिएगी। इससे बढ़िया ऐसे पी लो, बाहर निकल आएगा। जो चीज खा नहीं सकते हो उसको नहीं लगाना है। इसीलिए मुल्तानी लगाते भी थे और खाते भी थे, हैं? मिट्टी आज भी खाते भी है, लगाते भी है। जो भी चीज है, नीम है, गुलाब जल है, दूसरी चीजें हैं, कितनी लगाओ, कितना ही पियो, कितना ही खाओ, कोई चक्कर नहीं है। पहले शुरू में इन्होंने क्रीम दिया ना, बोला इसमें हल्दी है, चंदन है, फलाना है, ढिमकाना है। तो भैया हम हल्दी और चंदन हमारे पास ऑलरेडी था, तो हमें हल्दी चंदन की क्रीम की काय को जरूरत पड़नी है? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। बोले टाइम में करते क्या होगा? तो मोबाइल चलाते हैं। टाइम, हाथ से पीसने का टाइम नहीं है। वो सारा गेहूं जो बाजार से पीस के आता है वो सारा पहले इतना गर्म हो जाता है, सारा न्यूट्रिशन तो वहीं खत्म हो गया। दोबारा पकाने में जहर दे रहे हैं बेसिकली, या जहर दे रहे हैं या मल दे रहे हैं। खाली मल है वो, खाली कुछ नहीं है, हैं कि नहीं? वो पोषण थोड़ी ना है। पर नहीं, मम्मी हाथ से चलाएगी तो टाइम लगेगा, या कोई भी चलाएगा तो। अब उसमें क्या है, टाइम बचेगा। बचा कर क्या करना है ये देखो। बचा कर आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, क्रिएशनल कोई रिक्रिएशनल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, अपने आप को
ध्यान में भाई टाइम बचाकर आप वो 2 घंटे ध्यान में बैठते हो चलेगा, 2 घंटे समाज का काम करते हो चलेगा, 2 घंटे बचाकर आर्ट कर रहे हो, संगीत बजा रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ बेहतर करो चलेगा, फिर चलेगा कि चलो नहीं जहर खा के बराबर ने में न्यूट्रलाइज कर दिया, भाई डिटॉक्स भी कर लिया साथ में। पर जहर इंटेक हो रहा है और काम में भी फिर जहर ही आ रहा है और फिर मोबाइल में भी जहर ही आ रहा है, तो फिर चारों तरफ से पॉइजन दे रहे हैं हम लोग अपने बच्चों को। ये मैटर सोचने का है। और जब आप जाओगे ना एक एक मैटर, आप हमारा हम तो कोई बात ऐसी करते नहीं यार जिसमें किसी का भी नुकसान होता हो, क्या नहीं। तो एक हो गया लाइट, एक हो गया साउंड, एक हो गया ग्लाइफोसेट, एक हो गया क्या क्या बोला मैंने, अब आ गया वाईफाई और एक फ्लोराइड। वाईफाई की रेडिएशन, 5G की रेडिएशन, और ये रेडिएशंस ये भी सीधा पाइनियल ग्लैंड को डिस्टर्ब कर दिए हैं और आपके सब घर में रखा हुआ है। और इंटरनेट पे भी कब आएगा वो, बोले तो इंटरनेट फास्ट कब आता है, 10 बजे के बाद। यानी वो चाहते हैं आप 10 बजे के बाद जागो, क्योंकि उनको पता है कि 8 बजे के बाद जागेंगे तो सबका लीवर फैटी होएगा। लीवर ही एकमात्र जगह है जो पूरी बॉडी को सप्लाई देता है सारे हार्मोन्स की, सारे केमिकल्स की। अगर लीवर खराब तो सब खराब। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लीवर है, हमारी हेल्थ की मैन्युफैक्चरिंग। यानी अपने बॉडी को जब आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, दूसरी चिकित्सा में, मर्म चिकित्सा में या किसी भी चिकित्सा में, जब हम जो भी अल्टरनेट थेरेपीज है, उन सब का काम क्या होता है, वो कहते हैं हम उससे आपके ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। ग्लैंड्स एक्टिवेट करने से क्या होता है, वो ग्लैंड वो हार्मोन सिक्रेट करना चालू करती है जो हमको हेल्दी रखता है। कैप्सूल जो B12 खाते हैं वो शरीर में नहीं लगता है। कैल्शियम की गोली लेते हैं वो शरीर में नहीं लग सकती। शरीर को जो कैल्शियम चाहिए, वो कैल्शियम, वो B12, वो ओमेगा, वो केवल और केवल लीवर जनरेट कर सकता है। बाहर से इंटेक लिया हुआ बॉडी में काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आता। जो लोगे पहले वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब उसके बाद वो शरीर में कितना कुछ है वो सारा बैलेंस जाके लीवर को, लीवर उसके अंदर सारा काम करता है कि उसमें से निकाल के रख लिया, जब जरूरत होगी तुमको दे देंगे, जितनी जरूरत होगी उतने दे देंगे। देखो ना, मान लो गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं किसी के घर में, अचानक से पता लगा ओए पुलिस आ गई, मतलब पैरों से जान अपने आप निकल जाएगी ना, एक झटके में निकल जाएगी। और पता लगे कुत्ता पीछे भगड़ा हुआ है, या मां को पता लगे कुत्ता मेरे बेटे को खा लेगा, तो ऐसे शेरनी बन जाएगी वो अचानक से। कहां से आया वो अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भाई, नीचे बिठाने की भी और ऊपर उठाने की भी, सब यहीं पड़ा है अंदर, कुछ करने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो यूनिट को सीधा एक्टिवेट करके रखो ना, एक्टिवेट करके रखोगे तो डिप्रेशन में डाउन नहीं जाओगे और तारीफ से ऊंचे नहीं उड़ोगे, अगर वो बैलेंस है तो। और वो बैलेंस नहीं है तो सुनते ही उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, काइंड ऑफ चालू हो जाएगा, है क्या नहीं। क्योंकि मैक्सिमम चीजें कहां से चलती हैं, उसने ऐसा कह दिया, वहां से चालू होती है। लट तो बाद में आता है ना, मुझे ऐसा मार दिया ऐसा कभी नहीं आता है, पहले कह दिया पे आता है। तो कह देने से आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, वो आपको सेट नहीं रख पा रही है, वो आपको पैरेलल, वो आपको बराबर नहीं रख पा रही है ना। समझे ना किधर जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिर फ्लोराइड, जिस टाइम आपके घर में पानी आता है, जहां 4 बजे आता है 4 बजे, जहां 5 बजे आता है 5 बजे, 5 बजते हैं, 5 बजते ही टूटी खोल के रखो और पहली बाल्टी पानी की उठाओ, देखो सफेद मिलेगी, झाग वाली, फ्लोराइड ही फ्लोराइड है? मुंबई में पहले वैसी आती थी। मुंबई में नहीं, आप गांव में भी जहां नल का पानी है, जहां भी नल आ रहा गया, घर घर नल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको चिंता है उनको, घर घर नल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जो मिलाना चाहें वो दे देंगे आपको। हर घर जल मिशन। हाँ, इसीलिए हर घर जल मिशन। कहीं आप ये सोच रहे हो हर घर, हर आदमी का आधार कार्ड, हर घर में हैं हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंपनी के लिए आसान, हमको लगता है हमारे लिए आसान। हाँ, तो समझ रहे हैं ना बात आप यार। जो आपकी जमीनें छीनना चाहते हैं, जो आपकी आज़ादी छीनना चाहते हैं, जो आपको चैन से रहने नहीं देते हैं,
जो आपका पूरा सिस्टम खराब करके रखते हैं, वो आपको पानी साफ देंगे। इतना वहम है हमको, ऐसा यकीन है आपको? तो यकीनन आप बहुत आशावादी लोग बहुत अच्छे लोग हैं कि आप मानते हैं कि सरकार आपके लिए काम करेगी। आप उनको वोट नहीं देते, ईवीएम से अपने आप ले लेते हैं। आप उनको पैसे नहीं देते, वो उद्योगपति देता है। आपका कोई कैंडिडेट आपके बीच का प्रतिनिधि वहां नहीं है, वो सब पार्टी के लोग हैं। जो हमारे है ही नहीं है वो हमारी चिंता करेंगे और घर वालों से लड़ाई बढ़ा के बैठे हैं अपन लोग। जिनके घर में पैदा हुआ है उनसे लठ बजाया हुआ है, और जिनको जानते भी नहीं है उनको अपना सारा डेटा दे रहे हैं। लो बेटा आधार भी लो बेटा ये वाला भी ऑनलाइन कर दो, लो ये भी कर दो, है कि नहीं? क्या कमाल लोग हैं हम, है कि नहीं? हाँ, तो अगर ये चीजें समझ में आने लगेंगी तो फिर हम आराम से, खाली इतना कर दो, दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल गाड़ियां बैन करी, ठीक है? हमें एक काम करना है, खाली इकट्ठा होके एक चिट्ठी दे देनी है डिपार्टमेंट्स को, सारों को, क्योंकि कोर्ट से नहीं चलेगा ये बातें, कागजों में नहीं चलेंगी, हमारे पूछने से चलेंगे। हम ये कह देते हैं, एक काम करते हैं, आप हमको दिल्ली सरकार से या केंद्र की सरकार से हम ये कहते हैं कि आपने किस स्टडी के आधार पर, कौन सी स्टडी की थी, कौन सी गाड़ियों का परीक्षण किया था, और कैसे पता लगा कि सिर्फ पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां ही प्रदूषण फैला रही हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या सीन है? सिर्फ वो रिसर्च हमको चाहिए, रॉ डेटा, फिर हम बताएंगे तुमको कि तुम्हारे पास क्या है। मेरी गाड़ी भी प्रदूषण फैला रही है, इसकी गारंटी कौन है? तुमने सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि दिल्ली से बाहर ये प्रदूषण नहीं फैला रही, दिल्ली में आके ही फैला रही है? तुम्हारा कागज बता रहा है। हमारी प्रदूषण की पर्ची 10 तारीख को खत्म हो जाए अगर, तो 11 तारीख को चालान हो रहा है, मतलब उसने प्रदूषण 11 को ही फैलाना चालू किया है ना? 10 तक वो ठीक थी, और अगर 10 को पर्ची बनवा लेंगे तो प्रदूषण नहीं फैलेगा। वही गाड़ी का पर्ची बनवा लेते तो प्रदूषण नहीं फैलता, और वही गाड़ी पर्ची नहीं बनवाएगी तो प्रदूषण फैलेगा। ऐसी स्टूपिडिटी की हद है यार। इट्स ऑल मैटर ऑफ कंट्रोल। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सरेंडर चाहते हैं वो, आपका समर्पण चाहते हैं कि हमारी तरफ समर्पण करो, परमात्मा को छोड़ दो, कुदरत को छोड़ दो, बकवास छोड़ दो, हमारे वाला 5 किलो राशन लो, हम केमिकल मिला के देंगे, उसमें छिड़क के देंगे तुमको पहले ही, और वो हेल्दी होगा आपके लिए, फोर्टिफाइड देंगे आपको। वैसा कह रहे हैं, मतलब वो पेस्टिसाइड बेचने वाली सरकार, डीएपी यूरिया बेचने वाली सरकार आपको हेल्दी पोषण देगी मिड डे मील में। क्या है यार? मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है, और ये विडंबना है। यही पूछना है जाकर सिस्टम से, ये जो पाइनियल ग्लैंड पे जो अटैक है, ये इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। घर में कोई पुरानी चीज पड़ी हो, पूरा जंग लगाओ, वो जंग ऐसे नहीं उतरेगा कि जाके बात बता दी, बात समझ में आ जाएगी। जंग उतारना पड़ेगा घिसा घिसा के, कई बार जोर से बोलना पड़ेगा, कई बार उत्तेजना में बोलना पड़ेगा, कई बार गुस्से में बोलना पड़ेगा, कई बार अगले को लानत देनी पड़ेगी। अभी कई बार मैं ऐसे बोल देता हूं कि वो सुबह सुबह हम लोग मुंह में नहीं डालते हैं वो लैट्रिन सी डाल के उसके ऊपर, ब्रश के ऊपर, और लैट्रिन इसलिए बोलते हैं ताकि लगे सालों को कि ये इतनी गंदा क्यों बोलता है, कि ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल। और जब भी वो टूथपेस्ट को लगाएगा उसे लगेगा लैट्रिन निकल रही है, तो अब वो नहीं करेगा यार, ये नहीं करता, तो क्या चाहिए अब उसको नीम करना पड़ेगा। नीम है नहीं तो लगाओ, अभी लगा लो, तुम्हारे बच्चे तो कर लेंगे हैं। जो भी चाहिए आपको, दातुन जिससे भी होती है वो कर लो, या ढूंढ लो, थोड़ा पैदल चलोगे तो मिल जाएगा ना, वरना सुबह सुबह करके दिखाना अब तुम टूथपेस्ट। तो वो इसलिए कई बार हमको झकझोरने के लिए, जैसे कई बार सो रहा होता है, सोए को तो उठाया जा सकता है। एक दूसरा होता है सोने का नाटक कर रहा होता है, उस नाटक वाले को थोड़ा हिलाना पड़ता है। और एक तीसरा होता है जो नशे में होता है, टेंशन नहीं यार कर देंगे, उसको छांटा लगाना पड़ता है थोड़ा सा कि छोड़, ऐसे करके जो मां बच्चे को करती है वो कि उठ जाग, तुम्हारे साथ एक गड़बड़ हो रही है ऐसा क्या? फिर वैसे बोलेगा काइंड ऑफ, मेरे को पता नहीं था। और अगर नशा गहरा है तो पता लग गया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं।
लेकिन कल से शुरू करेंगे, अभी सोने दो। अभी सोने दो, कल से करेंगे। क्रांति अभी शुरू करने का टाइम नहीं आया, जो होगा बाकियों के साथ देखा जाएगा। फिर वैसे उसको फिर जगाना पड़ेगा। वी नीड टू बी देयर, बार बार जाना पड़ेगा, अपने को बार बार बोलना पड़ेगा। इनका पूरा सिस्टम अटैक कर रहा है कितने तरह से, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इधर फेसबुक खोलो वही आएगा, सोशल मीडिया पे इंस्टा खोलो वही आएगा, यूट्यूब खोलो वही आए, उसे की ऐड आएगी, टीवी खोलोगे वही आए, उस पे एफएम पे जाओगे रेडियो पे वही बजता मिलेगा, फिर बैनर लगा मिल जाएगा, फिर कोई खिलाड़ी की फोटो दिख जाएगी, फिर की अभिनेता की दिख जाएगी, फिर किसी नेता की दिख जाएगी, वही बोलते दिखेंगे, चारों तरफ उन्हीं का बोलबाला। और ये साइकोलॉजी कहती है किसी भी आदमी के दिमाग में वो चीज फिट बिठानी है, पक्का करनी है, आदत में शामिल करनी है, 21 बार टक 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 बजा दो उसके दिमाग में। 21 बार, 21 दिन लगातार काम कर लो, आदत बदल जाएगी। 21 दिन शांत रहने की आदत डाल लो, शांत हो जाओगे। 21 दिन लगातार गुस्सा कर लो, गुस्सा आ जाएगा। 21 दिन कुछ भी करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो वो आपको क्या करेंगे, 21 बार अटैक करेंगे। आप अपनी बात 21 बार अटैक कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, तो स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी 21 बार। इसीलिए अपनी वीडियो कोई सुननी है तो 21 बार सुनानी पड़ेगी। और कोरोना का लॉकडाउन कितने दिन के लिए था? पहला जो लॉकडाउन था, पहला जो कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू था, वो कितने दिन का था? पहला 1 दिन का था, एक के बाद 21 था। समझे? हमारे बीच में ताई नमस्ते, माई नहीं आई क्या? अच्छा जी, कोई बात नहीं, आइए। है ना? तो पहला जो कह रहे थे ना कि वो टूट जाएगा, साइकिल टूट जाएगा, वायरस का फलाना डिमकाना, वो कितने दिन का था? 21। तो 21 मैजिकल नंबर है। है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि 21 एक मैजिकल नंबर है। तो आप लोगों को भी इसका मतलब 21 कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो गांव में जब हम इस आंदोलन को शुरू करेंगे, जो बात हम कहना चाहते हैं वो बात उन चेहरे तक, उस आदमी तक 21 बार पहुंचे, इसी के लिए तो वो आपके गांव के अंदर दीवारों के ऊपर साबुन की ऐड मिलेगी, कपड़े धोने वाले की मिलेगी, टूथपेस्ट की मिलेगी। आपके वाले काम की ऐड कहां मिलती है? कहीं भी नहीं, है ना? अरे जो कर सकता है, पेंटर आदमी है, जिधर जा रहा है और कुछ नहीं लिखता है, खाली जनता सरकार मोर्चा ही लिख दो और नीचे फोन नंबर 9518170000, जहां जा रहा है वैसे ही लिख दो। स्ट्राइक करना पर्पस है ना बेसिकली, या आपका कोई संगठन है उसका नाम, या आप जो काम करना चाहते हो वो काम। आपने देखा होगा कि बाबा जय गुरुदेव के जो समर्थक थे या जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने पूरे भारत में बाबा जय गुरुदेव करके शाकाहारी बनो करके लिख डाला। तो हमको ये पता लगा, कुछ लोगों को जब कुछ नहीं पता है कौन है, तो उनसे पूछोगे बाबा जय गुरुदेव के बारे में मालूम है? बोले वो शाकाहारी वाले, मतलब और कुछ नहीं पता उनको, खाली तब मालूम है ना कि वो शाकाहारी वाले। अभी राजीव भाई का नाम लेंगे तो बोलेंगे स्वदेशी वाले। मान लो उनको, उन्होंने नहीं सुना है मान लो, लेकिन उनको यह मालूम है कि उनका काम क्या था, क्योंकि वो स्ट्राइक उस नाम से किया कि जो लोग भाई राजीव दीक्षित को फॉलो कर रहे हैं उनके नाम से, तो वो स्वदेशी वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन सब चीजों का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो जाता है, इसीलिए हम उनकी समझ होना जरूरी है कि आपका पॉलिटिकल इस्तेमाल कैसे होना है। ये पहले आपने अगर पॉलिटिक्स वाली ट्रेनिंग करी हो तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल लोग किस तरह से आपका इस्तेमाल करते हैं, और बाद में फिर आपकी क्रेडिबिलिटी को वो खा जाते हैं और हमारे हाथ में फिर ठेंगा आता है। कुछ भी नहीं। परंतु अगर पहले से ही पता हो कि इसका ह्यूमन ब्रेन पे क्या इंपैक्ट पड़ना है, हमारी साइकोलॉजी पे क्या पड़ना है, सोसाइटी पे क्या पड़ना है, बच्चे इसको कैसे सोचेंगे, बड़े कैसे सोचेंगे, तो फिर इजी हो जाता है। और एक बात को बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए, स्पष्ट, आप जो भी काम करते हैं जिंदगी में, कभी भी कहीं भी कुछ भी करते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल 95% रोल, 95% आपके डिसीजंस वो होते हैं
जो आपने गर्भ के आखिरी 2 महीने और जन्म के पहले 6 साल देखा, सुना, महसूस किया है साइलेंटली, कुछ सीखा नहीं, किसी ने डेलिबरेटली सिखाया नहीं, नेचुरली जो आया है। मेरा बाप मेरी माँ से कैसे बात करता है, मेरी माँ कैसे करती है अपनी सास से, मेरे दोस्त कैसे, उनके पापा के दोस्त आपस में कैसे बात कर रहे हैं, दादा कैसे बात कर रहे हैं, वो लोग किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो जीवन कैसा जी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किसको देख के डिसाइड कर रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग वो पहले 6 साल कैरेक्टर बिल्डिंग के। यानी पूरे जीवन आप उससे बाहर निकल नहीं पाओगे कहीं ना कहीं। जैसे अगर बच्चा 6 साल का है, वो कह रहा है ये क्या पहन रखा है, और बच्चे को नहीं पता, वो तो नंगा भी घूम लेगा, मम्मी कहेगी छी छी छी, वो बताएगी कि ये वाली चीज गलत। यानी कि बेसिकली कॉन्शियस लाना उस चीज के प्रति, अदरवाइज तो वो तो फ्री है ना एकदम से, है ना। मम्मी उसको कहेगी शेम शेम हो रहा है, शेम कैसे हो रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसने वो सीख लिया। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ और हो गया, मतलब वो चरित्र से इंपॉर्टेंट शरीर के अंग हो गए अब उसके लिए। समझ गए ना बात आप, मतलब वो साइकोलॉजिकली जो इंपैक्ट, जो गहरा अंदर जाकर के जो बात का असर डालेगा वो डालेगा। मम्मी अगर सुबह तैयार होने में टाइम लगा रही है, शादी में जाने से पहले मैं कैसी लग रही हूँ, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, वो नहीं है, तो बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो कपड़ा ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इस पे 1-1 घंटा खराब किया जा सकता है। बैक ऑफ द माइंड वो उसको देख रहा है ना, बेसिकली उसे नहीं मालूम है कि मैं आने वाले टाइम में वो भी इसी तरह डिसाइड करने वाला है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, है ना। अदरवाइज घर में से शीशा हटा दो, बोलो आप बताओ अब कैसे दिखते हो, शीशा नहीं है, अब सोचो कहीं पर शीशा नहीं है, अब बता दो कैसे दिखते हो, अपनी शक्ल कोई देख ही नहीं सकता है, तो सब सुंदर हो जाएंगे ना भाई। मान लो सामने कोई दूसरा आदमी है जिसको जो उसे सुंदर नहीं दिखता है, उसे लगे सर मैं भी ईसाई हूंगा, क्योंकि उसे अपना पता ही नहीं मैं कैसा हूं तो आदमी हर किसी में अपना चेहरा देखने लग जाएगा, फिर उसे कोई बुरा नहीं लगेगा अगर शीशा ना हो तो। और अगर हम सब लोग अपने मुंह पे शीशा लगा ले तो सामने वाला देखने वाला अपना चेहरा देखेगा, अपनी शक्ल देखेगा, तो आप सब सुंदर हो जाएंगे, कोई फर्क ही नहीं बचेगा ना। बहुत सिंपल फंडा है ये। तो 95%, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपके पहले 6 साल तो खराब ही करके दिए मान के चले कि खराब ही करके दिए, तभी तो हम लोग इस खराब माहौल में रह पा रहे हैं। तो जो उम्मीद, इसलिए पेरेंटिंग पे हमने काम चालू किया कि माँ बाप को परवरिश सिखानी पड़ेगी कि बच्चा अपने आप से क्या चीजें ग्रहण कर रहा है, तो तुम्हारे बिहेवियर में किस तरह का चेंज आए कि बच्चा अपने आप जेन्युइन हो, कुदरती। पैदा होने के बाद अपनी पेरेंटिंग में मैनिपुलेशन कुछ भी ना करना पड़े। अगर मैनिपुलेशन नहीं होगा तो फिर दुनिया में दिखावा भी खत्म होने के चांसेस है, और वो मैनिपुलेशन वहां से शुरू होता है, छोटी छोटी झूठ से चालू होता है। बाहर मत जाना, कोई उठा के ले जाएगा, कोको आ जाएगी, देखो वो ले गया, गायब हो गया, देखो डॉक्टर आ जाएगा, सुआ लगा देगा, टीका लगा देगा, तुम्हारे पापा पिटाई कर देंगे। पापा ने पिटाई नहीं की तो बच्चा सोचेगा माँ तो झूठ बोल रही थी, अब मम्मी ने कह दिया कि पापा आने के बाद तुम्हारी पिटाई करेंगे, और पापा ने मान लो नहीं करी तो मम्मी झूठी हो गई। और मम्मी ने 3-4 बार ऐसी बातें बोली, उसने कहा कि मैं आपको बच्चे की खासियत बताता हूं, बच्चे को बोल दोगे ना कि बाहर जाओगे तो कोई उठा के ले जाएगा, तो बच्चा दिमाग में आएगा कैसे उठाते हैं, कौन उठाएगा, बाहर जाऊंगा जाते ही उठाएगा कि थोड़ी देर के बाद उठाएगा, कैसे अब उसे, उसका साइंटिफिक माइंड है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मम्मी किचन में चली गई है, वो जाके घर की दहलीज पे ऐसे पैर रख के देखेगा, नहीं उठाया, फिर थोड़ा आगे जाके देखेगा, अभी भी नहीं उठाया, फिर वो पूरा ऐसे जाके फिर वापस आ जाएगा, बोलेगा अभी भी नहीं उठाया, फिर जाके गली में खड़ा हो जाएगा, बोला अभी भी नहीं उठाया, फिर वो खेलेगा, देखेगा, घूमेगा फिरेगा, पूरी गली का चक्कर काटेगा, बोलेगा अभी भी नहीं उठाया, नहीं उठाया मतलब मम्मी झूठी बच्चे को कभी ऐसी बात बोलना ही नहीं है जो नहीं पॉसिबल है, एग्जैक्ट ना हो तो नहीं बोलना है, क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, एग्जैक्टली ऑब्जर्व कर रहा है, छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट सी। यार बच्चे का इतना हाइट है, देखो जरा इतनी सी हाइट है, मम्मी की हाइट जो उससे बड़ी है, पापा की उससे भी बड़ी है। अब बच्चे को कहीं से कुछ लेना है, बच्चे को दूध पीना है, मम्मी फटाक से दे रही है, खाना खाना है, मम्मी फटाक से दे रही है, उसको कोई चीज उठानी है, मम्मी उसको उठा के दे रही है,
ऊपर चढ़ना है, देखना मम्मी उसको उठा के दे रही है, दिखा रही है, सिखा रही है, बता रही है। उसे लगता है मेरी मम्मी से इंटेलिजेंट दुनिया में कोई नहीं, मेरी मम्मी से ऊंचा कोई नहीं, क्योंकि जितनी मर्जी हाइट पे चीज रखी हो वो फटाक से पकड़ा के दे देती है। फिर एक दिन पंखा साफ करना है, अब मम्मी से पंखा साफ नहीं हो रहा है और कह रही है पापा को कि आपको करना पड़ेगा। पापा कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, कहते नहीं मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा, आपको ही चढ़ना पड़ेगा, आपकी हाइट ज्यादा है। तो बच्चा सोचेगा अच्छा मम्मी सबसे लंबी नहीं थी, पापा सबसे लंबे हैं है कि नहीं, पापा सबसे ताकत हो। फिर पापा को बाइक पर बैठ के जब चलेगा तो पापा को बोलेगा पापा इससे आगे कर दो, इस वाली कार से, इस वाली बाइक से आगे निकलो। वो उस वाली से आगे निकाल देगा, पापा शाहरुख खान हो जाएगा है कि नहीं हीरो बन जाएगा उसकी तरफ से। तो मतलब वो उसे लगेगा मेरे पापा से तेज कोई बाइक चला ही नहीं सकता है, उससे तेज कोई गाड़ी चला ही नहीं सकता है, एंड ही इज द हीरो। फिर एक दिन उसी पापा को उसकी माँ डांट दे, हे बैठे रहो तुमको कुछ पता थोड़ी है। बोलेगा नहीं यार पापा तो नहीं है हीरो, इनको तो मम्मी ने डांट दिया। अब मम्मी हीरो नहीं थी, वो पापा ने बताया था, और पापा हीरो नहीं है, वो मम्मी ने बताया था। बोलेगा अब इन दोनों में तो कोई काम का ही नहीं है। या शुरू में हर चीज मम्मी बता रही है, पापा बता रहे हैं, उनको लग रहा है सारी चीजों का पता है। फिर वो 5वीं 6वीं में हो जाता है, फिर बच्चा आता है अपना सवाल लेके मैथ वाला कि मम्मी समझाओ, मम्मी बोलती है ये मुझे नहीं आता, ये मैडम से पूछना। इतने सालों से बेवकूफ समझ रहा था मैं, तो सोच रहा था तू सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तुझे सब आता है। फिर उसको तो आता ही नहीं 5वीं क्लास से ऊपर का। अब जिसको 5वीं क्लास से ऊपर का नहीं आता है, अब वो बोलेगी उसको कि पढ़ाई कर ले, वो बोलेगा आता कुछ है नहीं, मेरे को ज्ञान दे रही है। बैक ऑफ द माइंड कह रहा हूं मैं, मुंह पे नहीं बोल सकता वो, क्योंकि हमने सिखाया नहीं उसको ऐसा बोलना। अगर फ्री बोलना सिखाया होता तो बोल देता, लेकिन हमें कंट्रोल रखना सिखाया कि जबान पे कंट्रोल रखो, फालतू नहीं बोलने का है, सभ्य बातों में बोलना है। तो इसलिए वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा, वो मन ही मन सोचेगा कहती रहो तू पढ़ना तो मैंने है ही नहीं, क्योंकि तेरे को आता ही नहीं पढ़ना। पढ़ना होता तो तुम ही पढ़ लेती ना, पढ़ना इतना अच्छा काम होता तो तुम काहे को नहीं पढ़े। लेकिन पापा कहते हैं हम तो नहीं पढ़े, तुम पढ़ो। क्यों नहीं पढ़े, तुम क्यों नहीं पढ़े, अब पढ़ लो, अब तो तुम काबिल हो गए। बोलते जो फैसिलिटी हमको मिली नहीं थी अब तुमको दे रहे, तुम पढ़ो। बोलेगा नहीं अब तो वो फैसिलिटी तुम्हारे पास भी तो है, वो स्टडी टेबल, वो मेज, वो लाइट अब तुम्हारे पास, अब तुम पढ़ लो। लेकिन अब तुम नहीं पढ़ोगे, और देख उसको मजा आ रहा है ये तो मेरी बात कर रहे हैं। नहीं समझे? अब कितनी माइन्यूट बातें हैं, पर क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। अब इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए था? क्या पढ़ने के लिए ना बोले, क्या उसके लिए ऐसा ना करे? अरे नहीं, उसको खाली सीखने के लिए प्रेरित करना है, और वो रिसोर्सेज देने हैं, और मां का काम है उसको प्यार देना, पोषण देना, खाली सुरक्षा देना वो करो। बाप का काम है सुरक्षा देना, और जो उसके पास संभव हो वो चीजें दिला के दे देना, उतना ही करो। टीचर बनने की कोशिश मत करो। टीचर के लिए समाज में सबसे बेहतर टीचर बनाओ, छांटो, और इस तरीके का माओ, इतने टीचर बना दो ना कि हर 10 बच्चों पे एक टीचर अवेलेबल हो, गली में खिंडते फिरते हो टीचर ही टीचर, जहां जाए वहीं सीखने को मिल जाए उसको। क्या दिक्कत है भाई, बताओ ना, मुश्किल है क्या? इसीलिए वो पेरेंटिंग वाली ट्रेनिंग, टीचर्स वाली ट्रेनिंग हम आप सबको लोगों को दिया। इसीलिए मैंने सेंटर बंद किया कि अगर बिजनेस करता रहा तो पैसे पे ध्यान रहेगा। पैसे का ढेर लगा दिया और पड़ोस में नशा है, कैसे बचाऊंगा अपने बच्चे को? रेल में जाते हुए नशेड़ी मिल जाए, कहीं काम करते हुए मिल जाए, शहर से दूर मिल जाए, कॉलेज में मिल जाए, कैसे बचाऊंगा अपने बच्चे को? समाज तो यही दिया ना मैंने, तो मेरी ड्यूटी क्या है कि उससे बेहतर समाज देना, जैसा समाज मुझे मिला था या जैसा मिला है। या जब अकल आई तभी क्या दिक्कत है कि आपको शुरू से ही ऐसा बनना था? जब समझ आ जाए तब चालू कर देंगे, क्या दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। पर्पज है कि हमारा बच्चा ये देखे कि मेरा पिता कर क्या रहा है। जैसे अभी 19 साल का है मेरा बेटा ना, तो वो अपने कॉलेज में अगर कभी दोस्त जाता है, जैसे स्कूल कॉलेज गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, या कभी कभी बीच में कहता है जाया हूं मैं दोस्तों से मिल आओ, ये तो अच्छा है, जरूरी है, तो वो दोस्तों से जाता है। मतलब वैसे वो तो फोन पे ही लगे रहते हैं, कुछ और करते नहीं, पर फिर भी बात कर देते, तो वो करता है, वो सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझा जाता है उनको। शुरू में वो मेरे को बताता है, कि मैं जब शुरू में बताता था ना तो उनको समझ नहीं आता था। अब वो खुद से क्वेश्चन करते हैं कि विनी अब इसका दूसरा पहलू बताओ। दूसरा पहलू, जैसे हम लोग कल
शाम को कौन कौन लोग थे जो उधर किशोर भाई के साथ बैठे थे, हम खादी पे बात कर रहे थे, आप लोग थे ना? तो हम रात तक हमारी चर्चा चल रही थी उस पर। तो जब हम बात कर रहे थे, अब अगर आप ये कहोगे कि खादी बहुत अच्छी चीज़ है, खादी बढ़िया है, स्वदेशी है, देश के विकास में योगदान दे रही है, एक तो ये एंगल है खादी का, जीडीपी का एंगल है, दूसरा जीडीपी का है, ठीक है, खर्चा कम है, मेहनत है, वो सब है, वो हमको समझ आएगी, क्योंकि सबसे पहले देखेंगे यार हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हम तो ये काम करते हैं, हमारी तो ये स्थिति है, हाँ ये करना चाहिए, मन में ये आ जाएगा। अब मैं आपको साइंटिफिकली, जाओ सर्च करो सारे के सारे गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करो, फ्रीक्वेंसी क्या है बॉडी की, और कपड़े की फ्रीक्वेंसी चेक करो, टेरिकॉट की फ्रीक्वेंसी चेक करो, जो आप नायलॉन ये कपड़ा पहनते हो, टी शर्ट ये पैंट वाला कपड़ा पहनते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करो, फैक्ट्री से बने हुए की फ्रीक्वेंसी चेक करो, और खादी की फ्रीक्वेंसी चेक करो, और देसी कॉटन की चेक करो, और हाइब्रिड वाली बीटी कॉटन वाले उस कपड़े की फ्रीक्वेंसी चेक करो, और नायलॉन की चेक करो, और प्लास्टिक की चेक करो, और अपना मलमल की चेक करो, तो आपको पता चलेगा खादी और अपनी देसी कपास की फ्रीक्वेंसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी से ऊपर है। अगर बॉडी जीरो पे मान के चले अगर हम, तो हमारी जो भी कपड़ा जीरो वाला रहेगा उसका बॉडी पे कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। अगर जीरो से लो फ्रीक्वेंसी का कपड़ा पहनेंगे, जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी मतलब 100 की मान लो तो 100, तो जो शरीर की फ्रीक्वेंसी से लो की फ्रीक्वेंसी का कपड़ा पहनेंगे तो वो बॉडी से ऊर्जा चूसेगा, वो बॉडी को लो करेगा, बीमार करेगा, सारे एक एक सिस्टम को खराब करेगा। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी का कपड़ा पहनेंगे तो बॉडी को ऊर्जा मिलेगी, बॉडी सांस अच्छे से ले पाएगी, कपड़ा भी सांस लेता है, वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो ब्रीदिंग कपड़ा पहनेंगे तो बॉडी एनर्जाइज होगी, उस कुदरत से जुड़ने के लिए तैयार होगी, और हम और ज्यादा ऊर्जा से काम कर पाएंगे। अब बताओ, अगर पता लगे कि खादी का डबल ट्रिपल 4 गुना है, फिर खादी 120 मेगाहर्ट्ज है, बॉडी की 0 है, तो बॉडी को कितना एनर्जाइज करके रखती है। अगर ये बताएंगे, ठीक क्लियर हुआ? यानी जो चीज आपको ऊर्जावान रख रही है वो पहनोगे, या जो डाउन मार रही है वो पहनोगे? नए बच्चे को साइंटिफिकली बता दो ना यार, अब ढूंढेगा वो कि हमको ज्यादा ऊर्जा वाली खादी चाहिए, वो सिर्फ देसी कॉटन की मिलेगी, हाथ से बने हुआ मिलेगा, वो मशीन से बनी हुई नहीं। वो मतलब डिफरेंस है कि मशीन की बनी हुई, हाथ की बनी हुई, हाइब्रिड बीज की, देसी बीज की। अब देसी बीज और हाथ से बना हुआ केवल स्वदेशी कर सकता है, मजबूरी में वहां आना पड़ेगा उसको, अगर वो नॉलेज हो जाएगी तो। यानी देश मजबूरी में समृद्ध होगा है, इफेक्ट मालूम होगा तो। चाहे खाने का बोला मैंने, जैसे पैकेट वाला खाने का बोला, रसोई वाले किचन में, अब स्वदेशी पे छोड़ दो, आप प्रैक्टिकली लाइफ पे देखो उसका असर क्या पड़ रहा है, लाइट का क्या असर पड़ रहा है पता लग जाएगा। बिजली के ऊपर डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक खत्म करनी पड़ेगी, हो गई ना खत्म? अब बिजली पे खत्म हो गई तो शाम को 7 बजते ही अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो हमको 6 बजे से पहले खाना खाना पड़ेगा, 6 बजे से पहले खाना पड़ा तो लीवर जो है डिटॉक्स अपने आप होना चालू हो जाएगा, डिटॉक्स ठीक हुआ तो मेडिकल फार्मा से पीछा अपने आप छूट जाएगा। रात को टाइम से सो गए तो सुबह 4 बजे अपने आप उठेंगे, बिजली नहीं है तो बाहर छत पे सोना ही पड़ेगा, छत पे सो रहे हैं, गंदगी है तो उससे लड़ना पड़ेगा, फैक्ट्री से धुआं आ रहा है उससे लड़ना पड़ेगा, मजबूरी में हमको साथ आना पड़ेगा, मजबूरी में देश बदलेगा और बढ़िया की तरफ बदलेगा। सिर्फ प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा कि इसका यह नुकसान, इसका यह फायदा, कि नहीं? मजबूरी में बुरा हो रहा, वो कर रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं है, सिर्फ जानकारी छुपा कर हमको मजबूर किया जा रहा है। जानकारी होते ही मजबूरी में हम अवेयर होंगे, जैसे मैं मजबूरी में निकला हुआ हूं समझ आने के बाद पता लगा कि यार ये चीजें ऐसे हो सकती है, पॉसिबल है, तो मजबूरी में निकला। आप लोग भी मजबूरी में निकले, अब मजबूरी में भौंकना पड़ेगा, मजबूरी में जगाना पड़ेगा, मजबूरी में जागेंगे, मजबूरी में बदलेंगे और बेहतरी होगी, मजबूरी में हम समृद्ध होंगे। जब मुझे कोई बोलता है ना कि यार क्या कर रहा है, मैं कहा मौज कर रहा हूं। क्यों? मैं कहा यार मजबूर हूं। कैसे? मैं कहा और कुछ आता ही नहीं है हम जो करते हैं केवल मौज में करते हैं, जो कर रहे हैं मौज में कर रहे हैं, तो मौज है, मजबूरी में मौज ले रहे हैं है कि नहीं? मौज को मजबूरी बना लो ना, काहे को टेंशन लेते हो यार?
या मजबूरी को मौज बना लो। ये काम आसान है यदि इसे केवल इतना ही सोच कर किया जाए कि मैं अपना अपना रोल ईमानदारी से करूंगा खाली, बस दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है डोंट वरी। फिर हम एक एक टुकड़े में देखेंगे, सारे टुकड़े बेसिकली हम सारी समस्या का समाधान का एक टुकड़ा है हम सारे। जैसे ही सारे टुकड़े लयबद्ध तरीके से आएंगे पूरी समस्या का समाधान सामने होगा। हम एक टुकड़े को लेके बैठे हैं खाली, नहीं होगा। हर पार्ट को छूना पड़ेगा हमको, और हर पार्ट को छुए हुए लोग, काम किए हुए लोग, क्रांतिकारी लोग, जेन्युइन लोग मौजूद हैं। वहां तक पहुंचने वाली मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। जेन्युइन लोग जिनका जीवन अपने आप में तप है। हम तो नए नए क्रांतिकारी हैं, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है अपने वाला, तो ये काम है ना। अपन लोग क्या 8-7 साल 10 साल हुए हैं जिनको करते हुए। ये कौन, ये बड़े क्रांतिकारियों की श्रेणी में नहीं आते ना, जिन्होंने पूरा पूरा जीवन लगा दिया है। हमको वो लोग तैयार करने हैं, या उन लोगों से प्रेरणा लेनी है जिन्होंने लगा रखा है, और उनकी मदद से हम बीच वाले लोग हैं, ट्रांजिशन वाले, या अपन लोग ही हैं सारे के सारे जिन्होंने बाप से भी डांट खाई है, बच्चों से भी खा रहे हैं, बीवी से भी खा रहे हैं, मास्टर से भी मार खाई, जिधर देखो उधर पिट रहे हैं, और अब सरकार भी पिट रही है। अपन सारे लोग ऐसे हैं। अपने बड़े वाले अपने जो बड़े वाली पीढ़ी थी ना, वो सिर्फ बाप से और मास्टर से खाती थी, ना बीवी से खाती थी, ना बच्चों से, ना सरकार से। अपन लोग हैं। अब अपनी कम से कम अगली पीढ़ी को तो आजाद कर लो, और कुछ नहीं होता तो है इस बंधन से। और ये संभव है बशर्ते कि हम रुके ना। दिक्कत क्या होती है, 4 दिन क्रांति करके हम रुक जाते हैं। अभी आगे मीटिंग में अब जाते ही भूल जाएंगे कौन बलहारा, कौन सी क्रांति, 3-4 जनता सरकार मोर्चा, कौन से वाला मोर्चा, किसकी माने किसकी ना माने, क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। अगली मीटिंग में चलेंगे, शाम को वीडियो का वेट कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, बात खत्म। है कि नहीं? 1 घंटा 2 घंटा निकालो अपना। मतलब निकालना क्या है, अंदर की भड़ास निकालनी है। 1 घंटा निकाल के भड़ास निकालनी है। कुछ समझ ना आए कोई दिक्कत नहीं, बट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सोइंग द सीड। बीज की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो। बीज अगर कहीं पड़ा है ना, पत्थर को तोड़ के निकलेगा, पीपल का है तो। दूसरा है तो मतलब हर बाधा को तोड़ के निकलेगा। एक बार मौसम अनुकूल हो जाए, या प्रकृति की जरूरत हो जाए, परमात्मा की जरूरत हो जाए अपने आप, मतलब बीज बोना अपना काम है। इतना बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, 200 साल 500 साल पुराना, फल दे रहा है, छाया दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, अनलिमिटेड सप्लाई दे रहा है, बट समडे कभी ना कभी वो इतना सा बीज था। वो बीज हम लोग हैं, वो बीज हमको बोने हैं खाली। अभी हम गार्डनर की भूमिका इनिशियल है ना, बो रहे हैं खाली, हर जगह बोते जाओ बोते जाओ बोते जाओ। मौसम है नहीं है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, माहौल है कि नहीं, अपनी बात कहते जाओ। आपने हमने को देखा होगा, प्लेन में हम नहीं रुकते, ट्रेन में हम नहीं रुकते, बस में हम नहीं रुकते, गाड़ी में जा रहे हैं वहां नहीं रुकते, और फिर जहां पहुंचते हैं वहां तो जाते यही काम करने हैं। हैं? तो हमें 24 घंटे नहीं करने की जरूरत है। जिसको 24 घंटे करने में मजा आ रहा है वो 24 घंटे कर ले, और जिसको 24 घंटे नहीं आ रहा वो 1 घंटा 2 घंटा अपनी जिम्मेदारी समझ के कर ले, अगली पीढ़ी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ के कर ले। बट कर ले, थोड़ा कर ले, जितना कर सको उतना कर लो। पॉसिबल है? पॉसिबल? बताइए एक बार जोर से बताओ, पॉसिबल है? यस है, 100% पॉसिबल है, और करेंगे। इस पूरे मिशन को आगे लेकर के जाएंगे, रुकने वाले हम हैं नहीं। अभी सब जनों ने जो भी यहाँ आए हैं अपने अपने हिस्से का आप क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो रविंदर भाई को कागज़ पे लिख करके देके जाएंगे, ठीक है ना। जो व्यवस्था में सहयोग है वो भी, और जो आपका सहयोग है इस पूरे काम में वो भी, सारे जने लिख के जाएंगे। अब की बार मैं 2 घंटे दूंगा, मैं 4 घंटे दूंगा, मैं 7 दिन वाली ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। नाम एड्रेस फ़ोन नंबर कागज़ पे लिखना है, आधे पेज पे नाम एड्रेस फ़ोन नंबर, और आगे लिखना है मैं ये करूंगा। अभी जो मन में है वो लिख देना खाली,
कर पाओगे नहीं कर पाओगे टाइम बताएगा, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर कोशिश यही करना है कि जो कह दिया, जो कमिटमेंट कर दी उसको करो पूरा, कोशिश यही करना है ना। बंधन कोई नहीं, आज़ाद रह के करना है बिल्कुल टोटली। तो वो कागज़ पे लिख के जाना कि मैं ये करूँगा, हम सातवाली में आएंगे या हम सातवाली में व्यवस्था देखेंगे या हम जो भी करेंगे, ये वाला काम आपके जिम्मे है, ठीक है। तो अभी कितना टाइम हुआ है अभी? 11:15 हो ना। हाँ तो 11:11, हाँ 11:11 से लेकर 11 नवंबर से लेकर और पूरा दिसंबर, ये 2025 का साल बहुत इम्पोर्टेंट है। 11 नवंबर के बाद कुदरत से कनेक्ट होने का पोर्टल खुल रहा है। 24 नवंबर से 1 दिसंबर इसलिए रखा है हमने ये। यहाँ जहाँ पेड़ों में ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा के जो स्थल हैं, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं जो हमारे पुरखों ने बनाए थे, पहाड़ हैं या जितने भी तीर्थ स्थल थे, उन सब का व्यवसायीकरण कर दिया गया है, जिसकी वजह से ऊर्जा की शिफ्टिंग जो है वो पेड़ों में चली गई है। तो जहाँ जंगल है, पेड़ हैं, वहाँ आप महसूस, आप यहाँ देखोगे आप अलग ऊर्जा फील करोगे। अभी मैंने किया, अभी जो उन्होंने प्रार्थना किया ना, तो मैंने वाइब्रेशंस फील करोगे आप। तो और एक ऑरा भी है अपने लोगों का, एक वो भी है। तो ये टाइम रहेगा, आप इसको बड़े आसान से, हाँ वो तो सहयोग राशि की तो मैंने अपील कर दी ना, आप जो भी सहयोग आप करेंगे तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये एक टाइम है जहाँ आप लोगों को, आपके पास एक मौका है इस टाइम पे आने का और इसको महसूस करने का। बहुत यूनिक टाइम है ये। 2025 और 2026 का जो समय है, बहुत लोगों के पाइनियल ग्लैंड खुलने वाले हैं। हाँ, यहाँ से सीधा ट्रांसफर मारेंगे ऊपर, टेंशन नहीं लेना। पंप नीचे से पंप मारेंगे, खुलेगा सीधा, सीधा कनेक्शन मारेंगे, हैं? डोंट वरी, चिंता नहीं करने का है। वो परमात्मा ने अपना काम करवाना, वो अपने आप खोलेगा। वो जो उनके लायक, जो उसके लायक है, जो उसको पता है कि उसका काम है, वो कर देगा, डोंट वरी। सो इसको तो यहीं कर दो, फिर बाकी चीज़ें वैसे कर लेते हैं, नॉन फॉर्मल।